हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन ए फॉर एस। टुडेज टॉपिक इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, संकल्प सीरीज 2.0 एनडीए 1 2026 इंग्लिश, इसके लिए बिकॉज योर एग्जाम इज अबाउट टू कम, तो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। Today's topic is ordering of words, sentences, PQRS. You can say in other word para jumble. पैरा जंबल यू कैन से इन अदर वर्ड सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन। इनको हम पैरा जंबल भी कहते हैं, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, PQRS भी कहते हैं, और कभी कभी ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। सेकंड आपका टॉपिक रहेगा एंटोनिम्स, थर्ड वन इज सिनोनिम्स। अगर हम मार्क्स की बात करें, सभी बच्चे जानते हैं, एवरीबडी नोज ईच क्वेश्चन हैज़ 4 मार्क्स। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो कभी कभी इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी 10, कभी 5, कभी 10, इससे कभी 5, कभी 10। तो यू कैन से अगर मिनिमम क्वेश्चंस की बात करें, मिनिमम मार्क्स की बात करें 40 और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80। तो 40 to 80 मार्क्स यू कैन इजीली गेट। तो टूडेज टॉपिक इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फर्स्टली वी वुड डिस्कस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस कह सकते हैं, और PQRS। तो पहले हम इसी को देखेंगे। Ordering of words, sentences, PQRS. What do you mean by ordering of words? What do you mean by PQRS? या सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन, या सेंटेंस अरेंजमेंट, या फिर बोल सकते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो देखिए, जैसे कि अब एनडीए की अगर हम बात करें तो आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। उसमें कंफर्म ये अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 40 मार्क्स हो गया, और 5 क्वेश्चन आते हैं तो इंटू 4 20 मार्क्स हो गया। तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि आपको 1 यहाँ पर दिया जाएगा और एक लाइन होगी इस तरीके से, फिर उसके नीचे होगा P, फिर होगा Q, फिर होगा R, फिर होगा S, और लास्ट में हो सकता है आपको 6 दिया जाए। अगर 1 ऊपर है तो नीचे 6 होगा, और यहाँ पर भी कोई लाइन होगी। तो वन थिंग इज क्लियर, 1 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, 6 is the last line of this passage। तो 1 का मतलब है फर्स्ट लाइन और 6 का मतलब है लास्ट लाइन। तो वन थिंग इज क्लियर, इतना तो कंफर्म है कि पैसेज की शुरुआत की जाएगी 1 से और एंड किया जाएगा 6 पर। तो स्कैटर क्या है? PQRS आर स्कैटर। तो PQRS यहां पर बिखरे हुए हैं। तो यू हैव टू मीनिंगफुल, यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज। तो आपको एक मीनिंगफुल पैसेज रेडी करना है, और उसके लिए आपको वहां पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन A, B, C, D। तो किसी में होगा PRQS, किसी में होगा PSQR। तो क्या करना है? फर्स्टली वी हैव टू रीड द केयरफुली, ध्यानपूर्वक उसे पढ़ लीजिए, और सबसे बड़ी बात है 1 से शुरू ही होगा, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद P आएगा, QRS। ये डिपेंड करता है मीनिंग पर, इट्स डिपेंड ऑन मीनिंग ऑफ द पैसेज। और 6 पर हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन भी फिक्स है। अच्छा, कभी कभी 1 और 1 और 6 को नहीं दिया जाता, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि सीधा ऐसे ही लिख देगा ABCD, और ये नहीं बताएगा आपसे। जैसे यहाँ पर क्या था, 1 से शुरू होगा और 6 पर एंड होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमें ये नहीं पता शुरू कहाँ से होगा, और हम नहीं जानते एंड कहाँ पर होगा। तो कुछ नहीं करना, यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज। आपको एक अरेंज करना है, तो यहाँ 1 और 6 नहीं दिया। तो कभी कभी S1 S6 के नाम से भी देता है, कि S1 दे दिया तो ये पहली लाइन है, और S6 दे दिया तो ये लास्ट लाइन है। तो कई तरीके से अरेंजमेंट या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसकी कुछ अप्रोच है। सबसे पहले आपको जानना होगा, फर्स्टली यू विल हैव टू नो कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर प्रीवियस ईयर की हम बात करें, अगर 2020 एनडीए फर्स्ट की बात करें, तो 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अब 10 क्वेश्चंस की बात करें इंटू 4, तो 40 मार्क्स तो हो गया ना। और एनडीए फर्स्ट 2021 की जब हम बात करें, कोई क्वेश्चन नहीं था, तो बच्चों ने सोचा कि आगे शायद अब ना पूछे। ऐसा कुछ नहीं है। When we talk about 22 NDA first, 10 क्वेश्चंस ओवर देयर, 10 क्वेश्चंस, तो फिर से अगेन 4 का मल्टीप्लाई करें तो 40 मार्क्स फिर हो गया, ठीक है।
22 एनडीए सेकंड की अगर हम बात करें, 2022 एनडीए सेकंड में क्वेश्चन पूछेगा इससे फिर से 10, तो 4 की मल्टीप्लाई अगर कर दें तो फिर से 40 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो एक बार नहीं पूछा, आपको लगा कि अब नहीं पूछेगा 21 में, उसके बाद फिर पूछे जा रहा है। 23 एनडीए फर्स्ट में भी 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इंटू 4 अगर करेंगे तो 40 मार्क्स फिर हो गया। अच्छा, 23 एनडीए सेकंड, आप यहाँ पर चेक करो, 23 एनडीए सेकंड में कोई क्वेश्चन नहीं था, देयर वाज नो क्वेश्चन ओवर देयर, तो बच्चों को लगा फिर नहीं पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। जैसे ही 24 एनडीए फर्स्ट आया, फिर से 5 क्वेश्चन, फिर से 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 40 मार्क्स फिर से हो गया। फिर 2024 एनडीए सेकंड में फिर से 5 क्वेश्चन, है ना, इंटू 4 40 मार्क्स हो गया। अच्छा, एनडीए 1 में 2025 की बात कर रहा हूँ, एनडीए 1 2025, तो कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 10 क्वेश्चंस हैड बीन आस्क्ड ओवर देयर, तो फिर से मल्टीप्लाई करें तो 40 मार्क्स हो गया। तो कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन तो मिनिमम रहे हैं और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है और इसमें बिल्कुल ग्रामर की अप्रोच लगाकर यू कैन ईजिली सॉल्व। और हम यहाँ पर टाइप्स की बात करेंगे, कितने टाइप्स के पैराजंबल या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो देखिए टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 है क्या, एक बार इसको आप रीड कीजिए क्या लिखा है। फर्स्ट अप्रोच के नाम से है टाइप 1, एक बार इसे रीड करेंगे। टाइप 1 है क्या, देखिए फर्स्ट अप्रोच मतलब टाइप 1। देखिए यहां सबसे पहले आप बैक चलिए और यहां मुझे 2 बातों का आंसर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंट सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंट सेंटेंस। और आपसे अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट सेंटेंस एंड इनडिपेंडेंट सेंटेंस, तो समझिए, देखिए एक वर्ड मैंने बोला डिपेंडेंट सेंटेंस और एक बोला मैंने इनडिपेंडेंट सेंटेंस। तो आप समझिए, इनडिपेंडेंट का मतलब जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े, डिपेंडेंट का मतलब जिसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़े। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट, अगर मैंने आपसे कहा हु इज इंटेलिजेंट, कौन, ये इनकम्प्लीट आइडिया है ना, हु इज इंटेलिजेंट एक इनकम्प्लीट आइडिया है। इसका मतलब क्या है, बिफोर दिस सेंटेंस वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट पर्सन। इस सेंटेंस के पहले हम बात कर चुके हैं किसी इंसान के बारे में, तभी तो बोलेंगे हु इज इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब हु इज इंटेलिजेंट का मतलब ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत है। अगर मैं बोलूं यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, तो देखिए बिल्कुल जीरो लेवल, आई विल टीच यू बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने कहा यू आर इंटेलिजेंट, तो यहां पर जो आइडिया है वो कंप्लीट हो चुका है, मीनिंग पूरा हो चुका है, इसे किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, इट्स अ कंप्लीट आइडिया ओवर हियर। तो आप समझिए ये कंप्लीट आइडिया अगर है तो इसे कहते हैं इनडिपेंडेंट सेंटेंस। आई लिखा है मैंने इनडिपेंडेंट, और जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़े, जिसको जिस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़े, वो होता है डिपेंडेंट सेंटेंस। तो वन थिंग इज क्लियर। अब बात उठता है कि पैसेज किससे स्टार्ट होना चाहिए। तो जितने भी पैसेज हैं, ऑल पैसेजेस आर स्टार्टेड फ्रॉम इनडिपेंडेंट सेंटेंस। जितने भी पैसेज हैं वो इनडिपेंडेंट सेंटेंस से शुरू होंगे। तो वन थिंग इज क्लियर, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट इनडिपेंडेंट सेंटेंस। कोई भी पैसेज है और आपको जोड़ने के लिए बोल दे तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, फर्स्टली वी नीड इनडिपेंडेंट सेंटेंस, उसके बाद डिपेंडेंट होना चाहिए। तो आ जाइए यहां पर, वही चीज थी जैसे मैंने बोला नंबर 1 यू हैव टू सी, सबसे पहले देखना है यू हैव टू सी, क्या देखना है, इनडिपेंडेंट सेंटेंस। सबसे पहले क्या देखना है आपको, इनडिपेंडेंट सेंटेंस। इनडिपेंडेंट मतलब जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े, और यहां लिखा है पैसेज इज स्टार्टेड विद इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सारे पैसेज, जितने भी सभी पैसेज हैं वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस से शुरू किए जाते हैं। फिर यहां क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। एग्जाम्पल, यू आर इंटेलिजेंट एक कंप्लीट आइडिया है, तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अच्छा, डिपेंडेंट क्या है, जैसे मैंने बोला दैट इज द बेस्ट।
अब दैट से कोई पैसेज शुरू नहीं होता, दैट के पहले हम कुछ बोल चुके हैं, इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, इसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत है। तो वन थिंग इज क्लियर, यहां पर चेक करें डिपेंडेंट सेंटेंस का क्या एग्जाम्पल लिया है मैंने, हु इज इंटेलिजेंट, क्योंकि इसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत है। तो आपको दो चीजें देखनी है, फर्स्टली देखना है यू हैव टू सी द इंडिपेंडेंट सेंटेंस जिससे पैसेज की शुरुआत होगी, और सेकंड नंबर पे क्या देखना है, यू हैव टू सी द नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन कैसे देखना है भाई, कोई भी पैसेज है फर्स्टली वी नीड नाउन देन प्रोनाउन, बड़ा बेसिक सा रूल है। तो जैसे अगर हम बात करें, पहले राम आएगा देन ही का डिस्कशन होगा, पहले सीता आएगा तभी तो शी का डिस्कशन होगा, या कहीं पर अगर दे लिखा है दे तो इसके पहले कोई प्लूरल वर्ड होगा, इसके पहले कोई प्लूरल, जैसे मान लो क्या प्लूरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे बॉयज लिख दिया मैंने भाई। कहीं अगर इट लिखा है तो वन थिंग इज क्लियर, इसके पहले कोई नॉन लिविंग होगा। तो ये छोटी छोटी अप्रोच है, तो ये आपका क्या करेंगे, पेयर बनाने में मदद करेंगे, तो यू कैन इजीली सॉल्व। तो आ जाइए फिर से एक बार रिवीजन है, इंडिपेंडेंट से पैसेज शुरू होगा, और डिपेंडेंट आपने समझ लिया है जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत हो, और नाउन प्रोनाउन की अप्रोच। अब मैंने यहाँ लिख भी दिया है, फर्स्टली वी नीड प्रॉपर नाउन। हम ये भी देख सकते हैं कि पहले प्रॉपर नाउन आएगा फिर कॉमन नाउन आएगा, है ना, ये भी एक अप्रोच रख सकते हैं, पहले राम आएगा फिर बॉय आएगा, है ना। प्रोनाउन में ऐसे रख सकते हैं, राम के लिए ही का यूज होगा, मतलब ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, ऐसे जज कर सकते हैं। सीता के लिए शी, ये तो बड़ा बेसिक है, एवरीबडी नोज। बॉयज का प्रोनाउन दे हो जाएगा। अच्छा, अगर कहीं ऐसे लिखा है दिस पेन, है ना, कहीं ऐसे लिखा है दिस पेन, तो इसका मतलब ये है कि पेन का डिस्कशन इधर हो चुका है, तो तभी हम दिस पेन बोलेंगे। तो ये हमारी सेकेंड लाइन होगी और ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी। तो कहीं आपको मिल जाए दैट बॉय, तो बॉय का डिस्कशन जहां भी हुआ है वो फर्स्ट लाइन है, उसके तुरंत बाद दैट बॉय का यूज होगा। कहीं लिखा मिल जाए दीज, है ना, दीज पेन्स, तो इसका मतलब ये सेकेंड लाइन है हमारी, और जहां पर पेन्स लिखा होगा वो हमारी फर्स्ट लाइन होगी। तो दीज पेन, दैट, दोज, इसके पहले जिसका डिस्कशन हुआ है नाउन प्रोनाउन का, वो हमें रखना है, वो हमारी फर्स्ट लाइन होगी। तो ऐसे ही यहां पर देखिए, जैसे यहां पर दिस पेन है तो ये सेकेंड लाइन है, और इसके पहले पेन का ही डिस्कशन हुआ होगा, वही हमारी फर्स्ट लाइन होगी, है ना। अगर कहीं दीज बॉयज लिखा है तो बॉयज का जहां डिस्कशन होगा वही हमारी फर्स्ट लाइन होगी। तो ये अप्रोच भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई, देखिए क्या लिखा है, इट वॉज 9 o'clock इन द इवनिंग एंड सोहन वॉज रीडिंग। 9 बजे का समय था, सोहन पढ़ रहा था। ये 1 है ना, मैंने क्या बोला, ये 1 है, ठीक है, और ये आपका 6 है। तो ध्यान रखिए 1 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, जो 1 होता है वो फर्स्ट लाइन होती है इस पैसेज की, और 6 हमेशा लास्ट लाइन होती है इस पैसेज की, याद रखिएगा। 1 फर्स्ट लाइन है और 6 क्या है, लास्ट लाइन। तो 1 से शुरू होगा ये बात कंफर्म है, और 6 पर एंड होगा ये बात भी कंफर्म है। तो क्या करना है, यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज, एक मीनिंगफुल पैसेज आपको बनाना है। तो PQRS यहाँ पर स्कैटर हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो क्या है P में, एट फर्स्ट ही थॉट नथिंग ऑफ इट, ये P के अंदर लिखा है। उसके बाद अगर हम पढ़ें द वॉल्स वर अ मूविंग मास ऑफ बिग आंट्स, ये हमारा Q हो गया, P के बाद Q। R में देखें सडनली ही हियर फेंट नॉइजेस, ये R है। S में क्या है, व्हेन ही वेंट टू हिज बेडरूम लेटर हाउएवर ही वाज शॉक्ड बाय व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा, व्हाट ही सॉ, ठीक है। और 6 में क्या है, दे कवर्ड एवरीथिंग, द बुककेश, द सेफ्स, द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। तो वन थिंग इज क्लियर, 1 तो पहले से ही फर्स्ट लाइन है, 6 हमारी लास्ट लाइन है। अगर हम 1 में ही देखें तो सोहन के लिए कोई प्रोनाउन तो यूज हुआ है, और वो प्रोनाउन कहाँ पर यूज हुआ है, अब ध्यान से देखें। सोहन के लिए ही का यूज एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। अब ये बड़े आसान है, इसके बाद एक टफ लेवल होगा, अप्रोच यही होगी, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर हम कहें सोहन वॉज रीडिंग और फिर हम ये कहें व्हेन ही वेंट टू हिज बेडरूम, क्या ये मीनिंगफुल है या ये आर मीनिंगफुल है? सडनली ही हियर फेंट नॉइजेस, तो वन थिंग इज क्लियर, पहले 1 आएगा और 1 के बाद आर का यूज होगा, वन थिंग इज क्लियर।
ये बात समझ आ गई। 1 प्लस आर इज एसेंशियल, एक पेयर बन गया। तो 1 प्लस आर का मतलब क्या है? देखिए 1 हमारी पहले से फर्स्ट लाइन है, तो आर से स्टार्ट होने वाला दैट इज योर आंसर। जो आर से स्टार्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी एक जैसे ऑप्शन भी वहां मिलेंगे, तो यू हैव टू चूज वन, आपको एक ही चुनना है। तो आप ध्यान से देखें, आर से शुरू होने वाला ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्या है? एक ही ऑप्शन है। और आप इस सीरीज में पढ़ के देखेंगे, सेंटेंस कंफर्म है, विल बी मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल होगा। सी इज द राइट आंसर ओवर हियर, है ना। आर से शुरू होने वाला एक ही तो ऑप्शन है। यहां नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसको एलैबोरेट किया है, किसको किसके साथ जोड़ा। जैसे सोहन के लिए ही को जोड़ा तो 1 प्लस आर हो गया। उसके बाद ये भी जोड़ सकते थे, जैसे मैंने अभी बोला था ना, अगर कहीं मान लीजिए दे का यूज हुआ है तो ये सेकेंड लाइन ही होती है, ये फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। दे के पहले कोई प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि दे प्लूरल है, वो हमारी फर्स्ट लाइन होगी। ठीक है, तो जैसे यहां पर दे का यूज हुआ है, तो ये दे किसके लिए यूज हुआ है आपको चेक करना है। तो कंफर्म है, दे के पहले जो भी वर्ड होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, और प्लूरल फॉर्म में यहां पर है। तो एक पेयर और बन रहा है Q प्लस 6 का, तो 2 पेयर बने, 1 प्लस आर, Q प्लस 6। अब ध्यान से चेक करो, जैसे 1 प्लस आर है तो आर से स्टार्टिंग चाहिए और Q से एंड चाहिए। कितने ऑप्शन है? आर से स्टार्टिंग, Q से एंड है, आर से स्टार्टिंग नहीं है, हटा दो। Q से एंड है, आर से स्टार्टिंग नहीं है, हटा दो। Q से एंड है, आर से स्टार्टिंग है, दैट्स वाई सी आंसर। ठीक है, डी है नहीं। तो इस तरीके से आपको अप्रोच बनानी है, और इससे टफ भी आते हैं। इस बार तो एनडीएम बहुत इजी थे। फिर से आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड में क्या है? गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जो गुरु है वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बड़ा आसान है, तो यू कैन इजीली सॉल्व विद रीडिंग। अब रीडिंग के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज बीइंग कॉल्ड कुनुस हु लिव इन होल्स इन द ग्राउंड। क्यू में है, द बुक इज वेरी पॉपुलर नाउ। आर, 30 years ago he wrote a strange novel called Queen of the Mars। और एस में लिखा है, he is also a famous writer। 6 में है, in a recent interview on television Professor Guru talked about the novel। तो one thing is clear, बड़ा आसान है। 1 is the first line, 6 is the last line। You have to make the meaningful passage, एक meaningful passage तैयार करना है। तो जैसे गुरु का यूज यहां हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे प्रोनाउन दिख रहा है ही। तो 1 प्लस एस एक पेयर बन रहा है। देखो ध्यान से, गुरु के लिए आया ही एक प्रोनाउन है। बोला ना, पहले नाउन आएगा देन प्रोनाउन आएगा। तो वन थिंग इज क्लियर, 1 तो फर्स्ट लाइन है, मतलब एस से स्टार्ट होने वाला दैट इज योर आंसर। और एस से स्टार्ट होने वाला यहां पर अगर आप चेक करें, ना ये है ना ये है ऑप्शन, ना ये है, ओनली देर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हेयर, सी इज द राइट आंसर। सी चेक करो, वेरीफाई करो, सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब यहां मैंने ऐसे ही जोड़ा है गुरु को ही के साथ, तभी मैं सॉल्व किया। अभी बहुत बड़ा पैसेज आएगा, वो आगे भी चेक करेंगे, उसका लेवल थोड़ा सा टफ होगा। अभी फिलहाल यही अप्रोच आपको ध्यान रखनी है ना। इंडिपेंडेंट सेंटेंस से शुरू होगा पैसेज, और नाउन प्रोनाउन की अप्रोच, ये हमारा टाइप 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन। फिर लिखा है, द होप ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स रेस्ट ऑन हिज रिसर्च। ये पी के अंदर है। फिर क्यू में है, बट ऑफ लेट, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाती है। बट ऑफ लेट ही हैज बिकम अ ड्रग एडिक्ट, ही हैज बिकम अ ड्रग एडिक्ट। उसके बाद लिखा है, he is doing research in cancer। एस में है, he has already done very useful work in this field and it's hopeful। ठीक है, उसके बाद of finding a solution to this disease। उसके बाद है, this addiction has been increasing day by day and has started affecting his work। इसे तो आप पढ़ के भी कर सकते हैं, इसमें कहीं अप्रोच की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, एक बात बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कहीं पर दिस पेन लिखा है तो ये सेकेंड लाइन होती है कंफर्म, ये पहली लाइन नहीं हो सकती।
लेकिन जहां पेन का डिस्कशन होगा दिस पेन के पहले, वही हमारी फर्स्ट लाइन होगी। तो एक पेयर बन जाएगा 1+2 का। तो आप ध्यान से देखिए, कहीं मुझे दिस एडिक्शन की बात दिख रही है। अब दिस एडिक्शन का मतलब क्या है, इसके पहले जहां भी एडिक्शन की बात हुई होगी वो हमारी लाइन होगी और उसके तुरंत बाद ये लाइन होगी, तो पेयर बन रहा है। तो फर्स्टली वी हैव टू मेक द पेयर। तो यहां पर लिखा है ड्रग एडिक्ट, तो वन थिंग इज क्लियर, क्यू के तुरंत बाद 6 चाहिए, एक तो पेयर ये बन गया। क्यू के तुरंत बाद 6 चाहिए। मैंने फिर बोला है कि जहां लिखा है दिस एडिक्शन, तो एडिक्शन की जहां भी बात हुई है वही लाइन इसके पहले आएगी। कहीं लिखा है दिस बॉय, तो बॉय की जहां भी बात हुई है वही पहली लाइन होगी उस लाइन के पहले। तो दिस एडिक्शन का मतलब है जहां एडिक्शन की बात हुई है वही इसके पहले वाली लाइन हो सकती है और कोई लाइन नहीं होगी। तो बड़ा आसान है, यू कैन इजीली सॉल्व। तो Q+6 का मतलब क्या है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 1 इज द फर्स्ट लाइन, 6 इज द लास्ट लाइन। तो वन थिंग इज क्लियर, Q+6 का मतलब है जो Q से एंड होगा वो आपका आंसर होगा। अब Q से एंड कितने ऑप्शन है, एक तो ये है बेटा और एक ये है। तो वन थिंग इज क्लियर, B इज नॉट अ आंसर ओवर हियर, B तो आंसर नहीं होगा। D इज नॉट अ आंसर ओवर हियर, क्योंकि ये Q से एंड नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो देर आर 2 ऑप्शंस यू हैव राइट नाउ, यू हैव टू चूज वन। अब आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ, एक है RSPQ और एक है SRPQ। तो आप मुझे बताइए क्या S से स्टार्ट होगा? बिल्कुल नहीं। एक चीज और भी है, जब राम है किसी व्यक्ति का नाम, तो कहीं ना कहीं प्रोनाउन का यूज तो हुआ होगा ना, तो राम के लिए ही का यूज होगा। अब ही एक मुझे यहां दिखता है, एक यहां। अब देखिए, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, ही हैज ऑलरेडी डन वेरी यूजफुल। ये लाइन फिक्स है या ये लाइन फिक्स है? अब 2 ऑप्शन है, 1+R होगा या 1+S होगा, क्योंकि ही 2 जगह मिल रहा है। तो 1+R होगा या 1+S होगा? तो आपको चेक करना है, 1+S नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, पैसेज शुड बी मीनिंगफुल, पैसेज भी तो मीनिंगफुल हो। राम इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, 1+R होना चाहिए। तो एक पेयर ये मिल गया, 1+R होना चाहिए। मतलब R से स्टार्टिंग और Q से एंडिंग, R से स्टार्टिंग Q से एंडिंग, R से स्टार्टिंग Q से एंड तो है, R से स्टार्टिंग नहीं है, हटा दो। तो एक ही ऑप्शन है, A इज द राइट आंसर ओवर हियर। R से स्टार्टिंग Q से एंडिंग, क्लियर? तो बड़ा आसान है और बड़े बड़े पैसेज भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं विद इन 35 सेकेंड। यहां पर देखिए मैंने कैसे कैसे इसको जोड़ा है। इस राम के लिए ही तो आया, लेकिन वो 2 जगह मिल रहा है, एक यहां और एक यहां। तो मीनिंगफुल कौन सा है? R, तो 1+R हो गया। और 1+R का मतलब है R से स्टार्टिंग, ठीक है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। और दिस एडिक्शन का मतलब जहां एडिक्ट की बात हुई है वही इसका पेयर बन जाएगा। तो कंफर्म, पहले Q आएगा फिर 6 आएगा। तो Q+6 का मतलब क्या है? Q से एंडिंग, Q+6 का मतलब Q से एंडिंग, R से स्टार्टिंग। इस तरीके से पेयर बनाते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व, और आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ पैराजंबल अलग तरीके के हैं। यहां पर ना 1 दिया है ना 6 दिया है, ना आपको ये मालूम है फर्स्ट लाइन कौन सी है, ना आपको ये मालूम है लास्ट लाइन कौन सी है। ध्यान से देखिए, सीधा ABCD दे दिया। देर आर 4 ऑप्शंस ओवर हियर, यू हैव टू चूज वन। फर्स्टली यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली, यू कैन इजीली सॉल्व। देखिए बात वही है कि अगर मैं आपसे बोलूं डिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, डिपेंडेंट तो जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़े, ये बात क्लियर। और व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट सेंटेंस? इंडिपेंडेंट सेंटेंस जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग हो, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जैसे फिर से मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट, इसका मतलब दैट से शुरू जब भी होगा कोई भी पैसेज, तो दैट के पहले कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ है, तभी दैट से हम बोल रहे हैं। तो इसका मतलब इसे एक दूसरे सेंटेंस की जरूरत है, इसलिए डिपेंड हो गया, डिपेंडेंट हो गया। लेकिन सीधा हम बोलें यू आर अ बॉय,
इसमें किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में इट्स अ कंप्लीट मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग है, दैट्स वाई इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो पैसेज की जो शुरुआत होती है स्टार्टिंग, वो कहाँ से होती है? जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, क्योंकि दैट से शुरू नहीं हो सकता पैसेज, डिपेंडेंट सेंटेंस से शुरू नहीं हो सकता पैसेज। दैट्स वाई वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेंटेंस। क्या ही से पैसेज की शुरुआत होगी? बिल्कुल नहीं। तो ए हमारा पहला नहीं हो सकता, फर्स्ट लाइन नहीं है। ए इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ओवर हियर बिकॉज सेंटेंस इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम प्रोनाउन, सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम नाउन, ध्यान रखिए। ही से शुरू नहीं, बी हमारी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती, ए हमारी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती, तो इसे हटा दो। उसके बाद एंड हमारी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती, इसका मतलब डी से जो स्टार्ट है उसे हटा दो। अब जो बच गया उसे तो सोचना भी नहीं है। किसी इंसान से शुरू होगा, किसी नाउन से शुरू होगा, मिस्टर किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, और यही एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस सिर्फ एक ही है। देयर इज ओनली वन ओवर हियर, सी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दैट्स वाई सी से जो भी ऑप्शन है दैट इज योर आंसर, बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बताइए कितना आसान है। यहां पर चेक भी कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेंटेंस हमारा सी बना था, और सी प्लस बी इसलिए बन जाएगा, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन ही आएगा। तो मैंने एलेबोरेट कर दिया है ना, कैसे आपको पेयर बनाना है, कैसे आपको फर्स्ट लाइन लेनी है। तो बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देख लो, बिल्कुल बी को ही टिक किया है क्या? हाँ, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैरा जंबल है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिनोट्स, ये ए है, एंड कंटिन्यूड अंटिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, ये हमारा बी है। उसके बाद है अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, दिस इज द सी। और डी है दैट इज कमेंस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, दिस इज द डी। तो कुछ नहीं करना, यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज, एक मीनिंगफुल पैसेज आपको रेडी करना है। एक बात बताइए, क्या दैट से फर्स्ट लाइन हो सकती है? दैट से कोई पैसेज शुरू होगा? दैट क्या है? एक कंजंक्शन हो सकता है, ठीक है, दैट से कभी पैसेज शुरू नहीं हो सकता। वन थिंग इज क्लियर, डी इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ओवर हियर, तो ए को तो ऑटोमेटिक हटा दीजिए, डी इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ओवर हियर। फिर चेक कीजिए, क्या आप ऐसे बोलेंगे इस तरीके से अ सिग्निफिकेंट पीरियड, या फिर पहले इसे देखिए एंड कंटिन्यूड, एंड का मतलब इसके पहले कुछ डिस्कशन हुआ है, तो बी इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ओवर हियर, तो बी से कोई स्टार्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चेक करें, क्या अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, तो सी इज नॉट अ फर्स्ट लाइन, क्योंकि इसके पहले कुछ डिस्कशन हुआ है, तो सी इज नॉट अ फर्स्ट लाइन, तो सी इज नॉट अ फर्स्ट लाइन, दैट्स वाई यू हैव टू रिमूव डी ऑप्शन, डी इज नॉट अ आंसर ओवर हियर, तो डी आपका आंसर नहीं है। अब देयर आर टू ऑप्शंस यू हैव, अब कुछ नहीं करना, यू हैव टू रीड केयरफुली, देयर आर टू ऑप्शंस यू हैव। आप चेक करें, इसमें एक चीज मुझे देखने को मिली है, अगर यहां पर चेक करें 18th सेंचुरी और यहां पर चेक करें तो 19th सेंचुरी, तो वन थिंग इज क्लियर, पहले 18 आता है तभी तो 19 आता है, पहले 18th सेंचुरी आएगी तभी तो 19th सेंचुरी होगी। तो एक पेयर बन रहा है डी प्लस बी का, है ना, डी प्लस बी का पेयर बन रहा है। तो ऑप्शन देखो डी प्लस बी इसमें तो नहीं है, हटा दो। डी प्लस बी है, बिल्कुल है। और एक चीज और है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कौन सा है? ए, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन डिनोट्स, दिस इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जितने भी पैसेज हैं, ऑल पैसेजेस आर स्टार्टेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दैट्स वाई ए से शुरू चाहिए, और डी प्लस बी तो एक ही तो ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर। देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, बी इज द राइट आंसर। चेक करते हैं बी क्यों है। फर्स्ट लाइन हमारी क्या बनेगी? ए क्यों बनेगी? ए हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। पेयर डी प्लस बी का बनेगा क्योंकि ये 18 है और बी में 19th सेंचुरी है, तो इसलिए एक पेयर ये बन गया। जब आपका इसको आप रिवीजन करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं।
अब आ जाइए बड़ा अच्छा, और मैं ये कह रहा हूं ये विद इन अ सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हो आप। यू कैन इजीली सॉल्व विद इन अ सेकेंड। कितना ही बड़ा पैसेज हो, अगर आपके दिमाग में ये चीज मालूम है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस से पैसेज की शुरुआत होती है, इफ यू नो लाइक दिस, पैसेज स्टार्टिंग लिख रहा हूं मैं यहाँ, इंडिपेंडेंट मतलब जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े। मैं इसे पढ़ भी नहीं रहा क्या लिखा है, लेकिन मैं सॉल्व कर दूंगा 1 सेकेंड में, और आप भी कर दोगे 1 सेकेंड में। क्या इससे पैसेज की शुरुआत होगी? ए इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ओवर हियर, दैट्स वाई ऑप्शन हटा दो, डी आंसर नहीं है। इट ओनली रिक्वायर्स, व्हाट ओनली रिक्वायर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर दिस सेंटेंस, तो बी इज नॉट अ आंसर ओवर हियर, दैट्स वाई ऑप्शन रिमूव। अब द फिजिकल बेनिफिट्स, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। इट रेगुलेट्स, व्हाट रेगुलेट्स, ये हमारी फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती, डी इज नॉट आंसर ओवर हियर, जो बच गया लगा के भाग जाओ, बी इज द राइट आंसर। तो ए आंसर नहीं है क्योंकि डी से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि इट से पैसेज शुरू नहीं होगा, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस यहाँ एक ही है। क्या है जरा ध्यान से पढ़ेंगे। द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी एंजॉयड फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। तो सी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस बिकॉज एवरीबडी नोज पैसेज इट इज स्टार्टेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो सी एक ही ऑप्शन है, आपका लक अच्छा है तो बी इज द राइट आंसर। कितना ही बड़ा पैसेज हो यू कैन इजीली सॉल्व कर सकते हो। बी बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और यहां फर्स्ट लाइन आपकी सी है क्योंकि सी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस। नेक्स्ट पैराजंबल तो आप ऐसे ही कर दोगे, इसमें क्या ट्रिक लगाना, बड़ा छोटा सारे एग्जाम क्या हुए हैं ना किसी पेपर के हैं। इसके बाद टफ लेवल और हाई लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आपको करने हैं। एंड वॉज सर्चिंग फॉर देम, दिस इज द ए, द ग्रैंड मदर कुडंट फाइंड, क्या फाइंड नहीं हुआ है, दिमाग में चल रहा है ना। ऑल अराउंड द हाउस, चारों तरफ हो गई चीजें। प्लेस्ड दैम ऑन हर हेड, हर स्पेक्टिकल्स, जैसे ही देखो ऐसी चीजें आती हैं, जैसे मान लो कहीं शी आया तो इसके पहले फीमेल का डिस्कशन हुआ है, कहीं ही आया तो इसके पहले मेल का डिस्कशन हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हर स्पेक्टिकल्स, तो किसका स्पेक्टिकल्स है? हर, मतलब कोई फीमेल का है, और किसका है वो? ध्यान से देखिए, द ग्रैंड मदर। तो वन थिंग इज क्लियर, वी हैव टू मेक द पेयर बी प्लस ई, एक पेयर बन गया बी प्लस ई। और ऑप्शन देखना है बी प्लस ई किस ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है भाई, हटा दो। बी के बाद ई है, रुक जाते हैं, बी के बाद ई है, रुक जाते हैं, बी के बाद ई है, रुक जाते हैं। नाउ देयर आर 3 ऑप्शंस यू हैव टू चूज वन, और एक आपको चुनना है। तो बी प्लस ई है, तो पहले आप चेक करो शुरू कहां से करें, क्या एंड से? वही कहानी है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस से पैसेज की शुरुआत होगी। पैसेज इज स्टार्टेड फ्रॉम इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और इंडिपेंडेंट जैसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना पड़े, एंड को दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। वन थिंग इज क्लियर, ए से शुरू नहीं होगा, ऑप्शन भाग गया। उसके बाद हम चेक करें, आप सी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑल अराउंड द हाउस, यहां से पैसेज शुरू नहीं किया जाएगा, दैट्स वाई सी ऑप्शन इज नॉट आंसर ओवर हियर। तो बचा क्या? देर इज ओनली वन ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। बड़ा आसान है, यू कैन इजीली रिमूव, ऑप्शन को रिमूव करना सीख लें तो यू कैन इजीली सॉल्व। अब यहां चेक करेंगे बी आंसर क्यों है, वो भी यहां लिखा है ना। अब चेक करो, फर्स्ट लाइन हमारी बी है क्योंकि बी इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस ओवर हियर। पेयर बना सकते हैं बी प्लस ई का, क्योंकि बी में क्या है? ग्रैंड मदर है ना। ग्रैंड मदर के लिए किसका यूज हुआ है? हर मतलब फीमेल है, हर स्पेक्टिकल्स, तो ई इज द हर स्पेक्टिकल्स। तो दैट्स वाई यू कैन इजीली मेक द पेयर। तो पेयर अगर बना लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए, बहुत ही बड़ा हो या बहुत छोटा पैसेज हो, काम वही आना है। छोटे छोटे अप्रोच, नाउन प्रोनाउन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और यू कैन इजीली सॉल्व, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
पहले इसे पढ़ लीजिए, कई बार मैंने आपको बताया है और अभी भी फिर रिपीट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कहीं आपको लिए मिल जाए दिस पेन, तो इसका मतलब पेन का डिस्कशन यहां पर हुआ है, तभी हमने बोला है दिस पेन, नहीं तो हम दिस पेन का यूज ही नहीं करते। तो कहीं अगर लिखा है दिस फिगर, अगर कहीं लिखा है दिस फिगर, तो इसका मतलब फिगर का डिस्कशन कहीं हुआ है, नहीं तो हम डिस्कस ही नहीं करते। तो फिगर का डिस्कशन मुझे अगर स्पीड से भी पढ़ो तब भी दूर से दिख रहा है। While 82% of Americans live in urban settings, only 30% of Indians do so. तो यहां पर चेक करें, यहां पर मुझे एक फिगर दिखा और फिर बोला गया दिस फिगर, तो एक पेयर बन रहा है C प्लस A का। और A में क्या एक बार पढ़ेंगे, दिस फिगर इज प्रिडिक्टेड, दिस फिगर इज प्रिडिक्टेड टू climb as the percentage of Americans residing in rural areas falls by an average of 1.6 annually. तो वन थिंग इज क्लियर, C प्लस A का ही एक पेयर बन रहा है। और C प्लस A किस ऑप्शन में, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट। C प्लस A इसमें तो नहीं है, हटा दो। C प्लस A है, रुक जाते हैं। C प्लस A इसमें नहीं है, हटा दो। C के बाद A इसमें नहीं है, हटा। एक ऑप्शन बचा और आपने 2 3 10 सेकेंड में ये सॉल्व कर लिया। ऑप्शन हो जाएगा C। C इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में C प्लस A है वो दैट इज योर आंसर। आप चेक करेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो हमारा B हो जाएगा। C प्लस A, दिस फिगर है तो फिगर का डिस्कशन यहाँ पर हुआ था, तो दैट्स वाई आंसर एक ही बचा, C इज द राइट आंसर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन में आ सकती हैं चीजें। अब ये टाइप 1 था, और टाइप 1 की पहचान है नाउन प्लस प्रोनाउन, या इंडिपेंडेंट सेंटेंस पहले आएगा, डिपेंडेंट बाद में आएगा। टाइप 1 की ये पहचान है। अब दिस इज द टाइप 2। टाइप 2 क्या है, ध्यान से देखिए। इसे आप भूल जाइए क्या लिखा है, सीधा पहले यहां पर आइए। अगर बोला जाए You are a boy who are intelligent, क्या ये सेंटेंस ठीक है? क्या ये सेंटेंस ठीक है? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, आपसे कोई पूछे, if someone ask you what do you mean by antecedent, what do you mean by relative pronoun, तो देखिए वो who, which, that, who, which, that, इन तीन को बोला गया है एंटीसीडेंट या रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, हु इज दैट के पहले जो भी नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होती है। तो आ बॉय इज द सिंगुलर ओवर हियर, दैट्स व्हाई वी नीड सिंगुलर। तो आर नहीं होगा, इज द राइट आंसर ओवर हियर। इज आपका आंसर हो जाएगा। तो वन थिंग इज क्लियर है, ध्यान रखिए, हु, विच, दैट, इसके दो नाम है। पहला नाम है एंटीसीडेंट, who, which, that। दूसरा नाम याद रखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब मान लीजिए कहीं यहां पर ऐसे लिख दिया है who are, और ये P है लाइन, तो Q में कहीं ना कहीं प्लूरल नाउन होगा, वही लाइन इसके पहले आएगी, क्योंकि R के इधर नाउन प्लूरल चाहिए, क्योंकि ग्रामर कहता है who is that, both sides of who is that should be same। इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, वो हम सिंटैक्स टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहां से ध्यान से देखिए, हु, विच, दैट के पहले जो भी नाउन होगा प्रोनाउन, उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब होगी। मान लीजिए ये सिंगुलर फॉर्म में है नाउन प्रोनाउन, तो वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब ओवर हियर। मान लीजिए हु इज दैट के पहले नाउन प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में है, तो जस्ट आफ्टर हु इज दैट वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो बोथ साइड्स ऑफ हु इज दैट शुड बी सेम। अब यहाँ सेंटेंस अगर हम चेक करें, इट इज आई हु एम इंटेलिजेंट, तो हु के पहले आई है तभी तो एम आया, तो दैट्स व्हाई देयर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें 6 नहीं है, देयर इज ओनली 1 इज द फर्स्ट लाइन ओवर हियर, हिज फादर, उसके बाद PQRS, इसमें 6 नहीं है, लास्ट लाइन नहीं दिया है और आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्टली यू हैव टू रीड। अब ध्यान से देखें, हु के बाद क्या दिया है, वॉज। अब मुझे बताइए हु इज दैट की दोनों साइड एक जैसी होती हैं,
क्या दिया है, वॉज। इसका मतलब इधर जो भी लाइन होगी वो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। और वन थिंग इज क्लियर, एवरीबडी नोज हु इज यूज फॉर लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में भी कौन, पीपल के लिए यूज करते हैं। तो हु के पहले अगर हम कुछ रखें तो हिज फादर को रख सकते हैं। तो एक पेयर बन जाएगा 1+r का। 1+r का मतलब क्या है, 1+r का मतलब है जो r से स्टार्ट होगा दैट इज योर आंसर। कितने ऑप्शन है जो r से स्टार्ट है, यहाँ तो नहीं है, हटा दो। यहाँ भी r से स्टार्टिंग नहीं है, यहाँ भी r से स्टार्टिंग नहीं है, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, b इज द राइट आंसर। एक ही ऑप्शन है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू टिक b आंसर। मैंने नेक्स्ट पेज पे इलेबोरेट भी किया है, बी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर से वही कहानी। द डॉक्टर, यहाँ से शुरू हुआ है पैसेज और PQRS बिखरे हुए हैं, है ना। अभी ये इजी लेवल है, इसके बाद टफ लेवल भी आ जाएंगे। डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन व्हेन दे टॉक्ड एट लेंथ अबाउट दियर प्रॉब्लम्स। फिर से कहानी है हु वॉज। आप चेक करें, अगर हु वॉज दिया है तो वन थिंग इज क्लियर, और ये किसके अंदर है, क्यू इज द हु वॉज। वॉज क्या, सिंगुलर, तो इसके पहले जो भी नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। और आपको मालूम है एवरीबडी नोज हु इज यूज फॉर लिविंग थिंग। लिविंग थिंग मतलब पीपल। तो आप चेक करें, हु के पहले हम पेशेंट्स तो नहीं रख सकते, मतलब इसमें क्यू के पहले पी नहीं आएगा क्योंकि पेशेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ वर होना था, है ना। बाकी और कुछ आएगा नहीं, द डॉक्टर का यूज होगा। अब द डॉक्टर प्लस क्यू, तो मतलब क्यू से जो स्टार्ट होगा दैट इज आंसर। अब क्यू से स्टार्ट कितने ऑप्शन है, फर्स्टली यू हैव टू चेक। ये नहीं है, रिमूव कर दो। क्यू से स्टार्टिंग नहीं है, हटा दो। क्यू से स्टार्टिंग नहीं है, यू हैव टू रिमूव। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। एक ही ऑप्शन है, एक बार चेक करें, बिल्कुल ठीक है। यू कैन वेरीफाई ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर। एवरीवन से शुरू है पैसेज, ध्यान रखिए। और PQRS फिर से बिखरे हुए हैं, है ना। एक्नॉलेजेस पी में है, क्यू में है व्हेन ही कंसीडर्स दिस केस कामली, आर में हु नोज यू, एस में दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड। तो फिर से वही हु नोज, क्या लिखा है, हु नोज। अब नोज क्या है, वर्ब सिंगुलर है, जिस वर्ब में एस लगाते हैं वी हैव टू कंसीडर सिंगुलर, तो इसके पहले जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक है। किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर में। तो एवरीवन, एनीबडी, समबडी, ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो दैट्स व्हाई एवरीवन आएगा, उसके बाद आर का यूज होगा। तो आर से स्टार्ट होने वाला आंसर है। अब आर से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है भाई, ये आपको चेक करना है। आर से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन है, एक है ए और एक है बी। अच्छा ये नहीं है, हटा दो, सी इज नॉट आंसर ओवर हियर, डी इज नॉट आंसर ओवर हियर। तो आप ध्यान से देखें, अब आर के बाद पी आपका सटीक आंसर है या आर के बाद एस आपका सटीक आंसर है। पढ़ के देखते हैं, हु नोज यू, आर, फिर एस पढ़ें, दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड, फिर क्यू पढ़ें, व्हेन ही कंसीडर, नहीं बन रहा है, इसे पढ़ें, हु नोज यू, देन पी, एक्नॉलेजेस, ए इज द राइट आंसर, सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, यू कैन वेरीफाई ओवर हियर, ए इज द राइट आंसर। तो जब भी दो ऑप्शन मिले आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू रीड द केयरफुली। वहाँ आपको पढ़ना भी होगा, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक हर समय लगेगी, थोड़ा सा तो अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा है शुरुआत होगा वी आर प्राउड दैट, यहाँ से आपकी शुरुआत है। फिर लिखा है PQRS, और आप कहीं हु इज दैट मिल जाए तो समझ गए ना ट्रिक क्या है। हु के बाद अगर इज है तो इसके पहले जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है, क्योंकि इज सिंगुलर होता है। अगर हु के बाद आर होगा तो यहाँ नाउन प्लूरल फॉर्म में होता। अब ये सिंगुलर फॉर्म में होगा, अब कौन सा ऐसा वर्ड लेना है जो सिंगुलर आ जाए।
कौन सा ऐसा वर्ड लेना है जो सिंगुलर आ जाए। तो फर्स्टली यू हैव टू रीड, आप चेक करो अगर हु के पहले, आपको मालूम है हु इज यूज फॉर लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का मतलब पीपल, तो हु के पहले ऐसा कौन सा नाउन हो जो लिविंग थिंग में भी आ जाए। तो अगर हम बात करें अवर मोहन, यही हो सकता है। तो Q प्लस एस तो कंफर्म है, एक पेयर बन गया Q प्लस एस, ठीक है, Q प्लस एस। अब Q प्लस एस कितने ऑप्शन में, इसमें नहीं है हटा दो, इसमें नहीं है हटा दो, इसमें है लेकिन शुरुआत भी तो होगी, ठीक है। तो Q प्लस एस, Q से शुरू होना चाहिए, ठीक है ना। वी आर प्राउड दैट अवर मोहन, इस तरीके से। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। चेक करें, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। यहां पर कोई भी लाइन शुरुआत में नहीं है, यहां पर 4 सेंटेंस है PQRS में। यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज, एक मीनिंगफुल पैसेज रेडी करना है। Whenever she heard the questions, the old man answered who lived in that house that the earth is flat. अब आपको मैंने क्या बताया, हु का यूज लिविंग थिंग के लिए करते हैं। अब लिविंग थिंग क्या, पीपल, डॉग भी होता है लिविंग, लेकिन हु पीपल के लिए यूज होगा। तो हु के पहले ऐसा कौन सा नाउन आए जो यहाँ पीपल हो, लिविंग थिंग हो। भाई एक ही दिख रहा है, यही लाइन आ सकती है, द ओल्ड मैन आएगा अगर हम पी को रखेंगे आर के पहले। अब ओल्ड मैन मतलब पी प्लस आर का तो पेयर बन गया, और पी प्लस आर इसमें तो नहीं है, हटा दो। पी प्लस आर नहीं है, हटा दो। पी प्लस आर नहीं है, हटा दो। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, ए इज द राइट आंसर। पी प्लस आर एक ही ऑप्शन में, यू कैन वेरीफाई ओवर हियर, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब ये हमारा टाइप 2 था, हैज बीन डन। नाउ वी वुड डिस्कस टाइप 3 ना। पैराजंबल का टाइप 3 क्या, ध्यान से देखिए। पहले फर्स्टली वी हैव टू यूज प्रॉपर नाउन, ये हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडली वी हैव टू यूज कॉमन नाउन, या फिर हम ऐसे बोल दें कॉमन नाउन इज यूज आफ्टर प्रॉपर नाउन, या फिर हम ऐसे बोल दें पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन इज यूज आफ्टर द नाउन। ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब पहले किसी व्यक्ति का नाम हो गया फिर उसके बाद प्रोनाउन हो गया, इस तरीके से। मतलब ये सेकेंड लाइन है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ओवर हियर, ये हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा टाइप 3 अप्रोच है। यहाँ पर सेंटेंस है और ये हमने वहाँ भी कर लिया था शायद, ये फिर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इट वॉज 9 o'clock in the evening and Son was reading. At first he thought nothing of it. The walls were a moving mass of big ants. उसके बाद क्या है, suddenly he heard faint noises. When he went to his bedroom later, however, he was shocked by what he saw. जो उसने देखा। और 6 में क्या है, they covered everything, the bookcase. अच्छा ठीक है, 1 is the first line of this passage, 6 is the last line of this passage। मतलब 1 फिक्स है, फर्स्ट लाइन होगी, और 6 भी फिक्स है, हमारी लास्ट लाइन होगी। स्कैटर क्या है, PQRS। तो अगर सॉन की अगर हम यहाँ बात करें तो इसका प्रोनाउन यहाँ पर हमें ही दिख रहा है, ठीक है, और ही यहाँ पर भी है और ही यहाँ पर भी है। तो मीनिंगफुल कौन सा है, 1 प्लस आर करें या 1 प्लस एस करें। तो 1 प्लस आर को एक बार रीड करें। इट वॉज 9 o'clock in the evening and Son was reading। 1 प्लस एस देखें तो when he went to his bedroom, एक तो ये है, और ऐसे पढ़ें, it was 9 o'clock in the evening and Son was reading, suddenly he heard faint noises। तो 1 प्लस आर हमारा ठीक है, मतलब 1 प्लस आर का मतलब है 1 इज द फर्स्ट लाइन ऑलरेडी, आर से शुरू होने वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आर से शुरू होने वाला, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ये तो नहीं है, हटा दो। आर से शुरू नहीं है, हटा दो। आर से स्टार्ट नहीं है, यू हैव टू रिमूव। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। सिर्फ एक ही ऑप्शन है आर से शुरू होने वाला, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वही कहानी है, सॉन के लिए ही का यूज यहां पर हुआ है, तो एक ही है, वेरीफाई कर लो, सी आंसर हो गया इसका। किसको किसके साथ जोड़ा है वो यहां पर लिखा है। जैसे दे का यूज आंस के लिए हुआ है, तो Q प्लस 6 मतलब Q से एंड भी चाहिए और R से स्टार्टिंग, तो फुलफिल कर रहा है, तो C आपका सही आंसर है। हाँ, गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर
इट वॉज अबाउट स्ट्रेंज, ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन ये अगर टाइप्स की बात करें तो वही है, नाउन और प्रोनाउन वाला, ठीक है। गुरु इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ही इज अ फेमस राइटर, तो 1 प्लस एस, तो स्टार्टिंग विद एस दैट इज आंसर, सी इज द राइट। बिल्कुल ठीक है, यू कैन वेरीफाई ओवर हियर, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये प्रोनाउन किसके लिए है, किसी गुरु के लिए। हाँ, अब ये डिफरेंट अलग है थोड़ा सा। देयर वॉज अ बॉय नेम पप्पू, सो द मदर आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क, 1 इज द फर्स्ट लाइन, 6 इज द लास्ट लाइन। बिखरा हुआ कौन है, PQRS। दे वर, क्या लिखा है, दे वर वेरी पुअर, दे किसके लिए है, दे वर वेरी पुअर किसके लिए, ये दे किसके लिए है, कोई प्लूरल वर्ड है या दो व्यक्ति हैं, उसी के लिए दे का यूज होता है। तो यहाँ देखो, ही लिव्ड विद हिज मदर, ही लिव्ड विद हिज मदर, तो दो व्यक्ति, दे वर वेरी पुअर, तो R प्लस Q इज द पेयर ओवर हेयर, क्योंकि ही और हिज मदर के लिए दे का यूज हुआ, तो R प्लस Q कितने ऑप्शन में, इसमें तो R के बाद Q नहीं है, हटा दो, R प्लस Q नहीं है, रिमूव R प्लस Q, remove R plus Q, there is only one option over here, A is the right answer। तो इस तरीके से पेयर बन रहा है ना। दे किसके लिए यूज हुआ है, दो व्यक्ति के लिए, ही और हिज मदर के लिए दे का यूज हुआ, तो एक पेयर बन गया R प्लस Q का, ठीक है। और A इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। एक बार चेक कर लो, A इसका आंसर था, हाँ A आंसर था। फोर्थ, माई अंकल मोहन वेंट टू लिव इन अ हैमलेट, हैमलेट होता है जो छोटा गांव होता है, ठीक है। 1 इज द फर्स्ट लाइन, 6 इज द लास्ट लाइन, बिखरा हुआ कौन है, PQRS, तो ध्यान से देखेंगे, यू कैन इजीली सॉल्व। माई अंकल मोहन वेंट टू लिव इन अ हैमलेट बट इट वॉज अ वेरी लेजी पैट, इट वॉज, सो मोहन बॉट अ पैरेट, Mohan's neighbor told him that he must a parrot, क्या लिखा है, must buy a parrot, every home there had a parrot as a custom, parrot didn't like to speak, didn't speak। आप अगर ध्यान से देखें, my uncle Mohan went to live in a hamlet, hamlet होता है छोटा गांव, Mohan's neighbor told, एक रिलेशन बन रहा है 1 प्लस R का, 1 प्लस R का एक रिलेशन बन रहा है भाई, ठीक है, 1 प्लस R कैसे बन रहा है भाई, और आप ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग विद R दैट इज आंसर, और स्टार्टिंग विद R D इज नॉट आंसर, C आंसर नहीं है, B नहीं है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, A इज द राइट आंसर। और आप पढ़ेंगे भी तो मीनिंगफुल A है, क्योंकि सेंटेंस या पैसेज शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जोड़ा है, A इज द राइट आंसर, मोहन और मोहन्स नेबर, बिल्कुल ठीक है, A इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट, फर्स्टली यू हैव टू रीड, ये भी हम कर चुके हैं। फर्स्टली यू हैव टू रीड, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, ये बार बार आपको ये अप्रोच ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 इज द फर्स्ट लाइन ओवर हियर, द होप ऑफ मिलियंस ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स रेस्ट ऑन हिज रिसर्च, बट ऑफ लेट ही वॉज बिकम अ ड्रग एडिक्ट। आर में है ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, एस में he has already done very useful work in this field and it's hopeful of finding a solution to this disease. 6th one is this addiction has been increasing day by day and has started affecting his work. कुछ नहीं करना, we have already discussed, 1 is the first line, 6 is the last line, मतलब 1 आपकी फिक्स है और 6 भी आपकी फिक्स है। तो एक जगह मुझे दिख रहा है दिस एडिक्शन, मतलब एडिक्शन की जहां भी बात हुई है वही लाइन इसके पहले हो जाएगी, 6 के पहले।
और यहाँ लिखा है ड्रग एडिक्ट। तो वन थिंग इज क्लियर, Q प्लस 6 तो कन्फर्म एक पेयर का काम कर रहा है, लेकिन Q प्लस 6 का मतलब क्या है, 6 इज द लास्ट लाइन ऑलरेडी, मतलब क्या है, Q से एंड चाहिए। अब Q से एंड कहाँ पर है, इसमें नहीं है, दैट्स वाई नॉट आंसर। Q से एंड है, रुक जाते हैं, Q से एंड नहीं है, नॉट आंसर। देर आर टू ऑप्शंस यू हैव राइट नाउ। अब क्या करना है, इन दिस कंडीशन यू हैव टू रीड। आप ध्यान से रखें, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन और यहाँ लिखा है ही इज डूइंग रिसर्च इन कैंसर, या ही हैज ऑलरेडी डन वेरी यूजफुल। तो 1 प्लस आर होगा या एस होगा, तो 1 प्लस आर या 1 प्लस एस। तो वन थिंग इज क्लियर, 1 प्लस एस नहीं होगा, 1 प्लस आर इज द राइट। तो आर से स्टार्टिंग Q से एंडिंग, आर से स्टार्टिंग Q से एंडिंग, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। इसी तरीके से हमने जोड़ा है, एडिक्ट है तो दिस एडिक्शन हो गया, राम के लिए प्रोनाउन है तो ये वाला सेट नहीं हुआ, ये वाला राम के लिए प्रोनाउन सेट हुआ। तो 1 प्लस आर हो गया एक पेयर, और एक पेयर Q प्लस 6 हो गया। तो दो पेयर से हमने इसको सॉल्व किया है, ध्यान रखिए। ये है टाइप 4th, 3 टाइप्स हैव बीन डन। तो पैराजंबल की 3 अप्रोच डन है, 4th वन पे हम आ चुके हैं, जल्दी फटाफट देखिए। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, जैसे मान लीजिए, जैसे मेरा नाम है जितेंद्र सिसोदिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नेम जितेंद्र सिसोदिया। अगर आप फिर से इसी व्यक्ति की बात करना चाहोगे, अगेन रिपीटेड, इसी इंसान की, क्या जितेंद्र लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, फिर सिसोदिया लिखने से काम चल जाएगा। तो पहली लाइन हमारी फुल फॉर्म में होती है, सेकेंड लाइन जब भी होगी वो शॉर्ट फॉर्म में होगी। जैसे अब इसे पढ़ी लिखी भाषा में समझ लो, ये तो मेरा नाम था, मैंने कहा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, तो ये एक फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एक फुल फॉर्म है। लेकिन कहीं अगर लिखा हो IMF, तो ये हमारी कंफर्म सेकंड लाइन है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। तो शॉर्ट फॉर्म हमारी सेकंड लाइन होती है, फुल फॉर्म हमारी फर्स्ट लाइन। तो ये चीज याद रखिए। अब यहां पर एक पैसेज अब बहुत बेहतरीन, S1 इज द फर्स्ट लाइन, S1 इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज और S6 इज द लास्ट लाइन। देखिए पता है ना, S1 जहां होगा वो फर्स्ट लाइन कंसीडर करनी है, और S6 जहां होगा वो हमारी लास्ट लाइन कंसीडर होगी। तो पहले S1 पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति का नाम है मिस्टर शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वेस्टन वर स्पेंडिंग अ वीकेंड इन अ यूनिवर्सिटी टाउन। S1 हमारी, मतलब ये फर्स्ट लाइन है, पैसेज शुरू यहां से होगा। और S6 क्या, इट वॉज क्लियर दैट समथिंग वेरी अनयूजुअल हैपेंड, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, ये हमारी लास्ट लाइन है। अच्छा, बिखरा हुआ क्या है, PQRS, ये हमारा बिखरा हुआ है। तो P में क्या है, वन इवनिंग दैट दे रिसीव्ड अ विजिट फ्रॉम एन एक्वेंटेंस मिस्टर हिल्टन सोम्स, ये हमारी P है। Q में है ऑन दैट ओकेजन ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ ग्रेट एजिटेशन। R, they were staying in furnished rooms close to the library. S, Mr. Soames was a tall, thin man of nervous and excitable nature. तो one thing is clear, ये हमारा कंप्लीट नेम है मिस्टर हिल्टन सोम्स, और यहां क्या लिखा है, मिस्टर सोम्स। तो एक पेयर बन रहा है कि पहले फुल फॉर्म आएगा, पूरा नाम P में है, फिर शॉर्ट फॉर्म आएगा, शॉर्ट फॉर्म हमारा S में है, तो एक पेयर बन गया P प्लस S का। तो वन थिंग इज क्लियर, फर्स्टली वी हैव टू यूज P प्लस S, है ना, फुल फॉर्म पहले होगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में। तो P प्लस S किस ऑप्शन में, तो P प्लस S इसमें तो नहीं है, P के तुरंत बाद S नहीं है, हटा दो, दिस इज नॉट अ आंसर ओवर हियर। P के बाद S नहीं है, वी हैव टू रिमूव, B आंसर नहीं है। P के बाद S तो है, P के बाद S नहीं है, हटा दो, जो बच गया टिक करो। अगर आप C की सीरीज में पढ़ेंगे तो कंफर्म ये मीनिंगफुल है, तो C इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो हिल्टन सोम्स फुल फॉर्म है, मिस्टर सोम्स शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म सेकेंड लाइन है और फुल फॉर्म फर्स्ट लाइन है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, आंसर इज द C ओवर हियर, यू कैन वेरीफाई, C बिल्कुल ठीक है। कैसे कैसे ज्वाइन किया है, P को मैंने बनाया है S के साथ, क्योंकि मिस्टर हिल्टन सोम्स इज द फुल फॉर्म और मिस्टर सोम्स इज द शॉर्ट फॉर्म,
तो फर्स्टली वी नीड फुल फॉर्म देन शॉर्ट फॉर्म, तो P प्लस S एक ही ऑप्शन था, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नंबर सेकंड है रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, 1 लिखा है और जहां 6 होता है दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। तो फुल फॉर्म पहले होगा, शॉर्ट फॉर्म बाद में। तो आप चेक कीजिए, रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन, P अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इंडिया एंड रीच्ड द गेट्स ऑफ चित्तौड़ द कैपिटल सिटी ऑफ द राजपूत्स। क्यू में लिखा है बट द राजपूत्स अंडर रानी पद्मिनी fought like tigress। आर में लिखा है खिलजी अटैक्ड चित्तौड़ अगेन एंड रस्ट इनटू द फोर्ट ओनली टू बी स्टन्ड। एस में लिखा है खिलजी डिजायर्ड टू कैप्चर चित्तौड़ एंड इट्स ब्यूटीफुल क्वीन रानी पद्मिनी। 6 में लिखा है द रानी एंड द अदर विमेन हैड बर्न्ड देमसेल्व्स अलाइव। यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज। मुझे यहां 2 चीजें मिली, खिलजी आर में है, एस में भी खिलजी है, लेकिन यहां फुल फॉर्म क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। और हमने क्या डिस्कस किया है, फर्स्टली वी नीड फुल फॉर्म देन शॉर्ट फॉर्म। तो वन थिंग इज क्लियर, पी के बाद इतना तो कंफर्म हो गया, पी के बाद या तो आर होगा या एस होगा। तो जस्ट आफ्टर ऑफ पी वी हैव टू यूज आर or S. There are 2 options you have, but passage should be meaningful. अगर हम चेक ही कर लें ऑप्शन में P प्लस R, क्या P के तुरंत बाद R है? नहीं है, तो that's why A is not answer over here. P के बाद R नहीं है, P के बाद R नहीं है, P के बाद R नहीं है, तो ये तो बन ही नहीं रहा। क्या P के बाद S है? P के बाद S नहीं है, ये भी आंसर नहीं। P के बाद S है, चलो बाद में देखेंगे। P के बाद S नहीं है, ना R है, P के बाद ना S है ना R, B इज द राइट आंसर। P के बाद देयर इज ओनली वन ऑप्शन, PSQR। तो ध्यान रखिए, फर्स्टली वी नीड फुल फॉर्म देन शॉर्ट फॉर्म, तो दैट्स व्हाई B इज द राइट आंसर ओवर हियर। और हमने वेरीफाई किया है, B इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी, P को हमने पेयर बनाया S के साथ, खिलजी के साथ, तो P प्लस S, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, B इज द राइट आंसर। दिस इज द टाइप 5 ना, 4 टाइप्स हैव बीन डन, ये हमारा टाइप 5 है। 5 क्या कहते हैं जानते तो हो, अप्रोच लगानी नहीं आई। फर्स्टली वी नीड नाउन देन प्रोनाउन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। या हम इसे ऐसे बोलें, पहले सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा। मान लीजिए आपको वर्ब मिल जाए, तो वन थिंग इज क्लियर, उसके पहले सब्जेक्ट ही तो होगा। या सब्जेक्ट मिल जाए तो फर्स्टली वी नीड वर्ब। तो ये सेकंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये बात आप पहले से जानते हो। तो आपको पेयर बनाना है। अब चेक कीजिए यहाँ पर, ये आपका क्वेश्चन है, इन लेस देन अ वीक, दिस इज द 1। P में लिखा है द प्रोसेसर कंट्रोल्ड एक्सचेंज, Q हैव रिस्टोर्ड द फंक्शनिंग ऑफ R which had suffered as the telecommunication people as 6 में है a major disaster। तो one thing is clear, 1 is the first line, 6 is the last line। तो बिखरा हुआ कौन है, PQRS। तो you have to make the meaningful passage। अगर यहां मान लीजिए हैव दिया है, तो वन थिंग इज क्लियर, ये एक वर्ब है, और मैंने क्या बोला, इफ यू गॉट वर्ब फर्स्टली वी नीड सब्जेक्ट, तो इसका सब्जेक्ट होगा, और वर्ब क्या है हमारी, हैव। तो हैव क्या, हैव इज द प्लूरल फॉर्म, तो जस्ट बिफोर ऑफ हैव वी हैव टू यूज प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट भी प्लूरल चाहिए। तो हैव के पहले मतलब क्यू के पहले ऐसी कौन सी लाइन रखेंगे जो प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा। इन लेस देन अ वीक तो हो नहीं सकता, द प्रोसेसर कंट्रोल्ड एक्सचेंज भी होगा नहीं ना, विच हैड सफर्ड ये कोई सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब मेजर डिजास्टर नहीं है, हमें प्लूरल चाहिए। द टेलीकम्युनिकेशन पीपल, तो पीपल इज द प्लूरल, तो वन थिंग इज क्लियर, इस क्यू के पहले हैव के लिए एस चाहिए, तो एक पेयर बन गया एस प्लस क्यू। तो फर्स्टली वी हैव टू सर्च एस प्लस क्यू, कितने ऑप्शन में, एक तो एस प्लस क्यू यहाँ है,
रुक जाते हैं। फर्स्टली वी हैव टू रीड 4 ऑप्शंस। एस प्लस क्यू नहीं है, हटा दो। एस प्लस क्यू नहीं है, रिमूव कर दो। एस प्लस क्यू है। अब यहाँ 2 ऑप्शन बचे, ए और डी। यू हैव टू चूज वन। एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो आप चेक करेंगे तो शुरुआत भी तो एस से ही होगी। इन लेस देन अ वीक द टेलीकम्युनिकेशन पीपल, ऐसे ही शुरुआत होगी। पी से शुरुआत कभी नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई ओनली वन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। एक बार चेक करो, बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जोड़ा कैसे है ना, सब्जेक्ट ये हो गया और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, मतलब एस पहले आएगा क्यू बाद में। तो ये हमारा पेयर था, तो इसलिए डी फॉर दिल्ली आंसर हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा। आफ्टर एन एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, क्योंकि यहाँ 1 दिया है। और 6 में क्या है, इट इज हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्व्स। ये हमारा 6 है, दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। उसके बाद है द लेवल ऑफ डिप्रेशन, पी में दिया है और क्यू में है द चिल्ड्रंस सेल्फ स्टीम एंड इंडिकेटर ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। आर में हैज वर्कड हार्ड टू इम्प्रूव इट्स। एस में इन यंग पीपल हैज skyrocketed। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। जो भी मीनिंगफुल है दैट इज योर आंसर। फर्स्टली यू हैव टू रीड। आप चेक कीजिए, एक बात तो क्लियर है, ये जो हैज है ये हमारा वर्ब है। हैज इज द सिंगुलर। तो वन थिंग इज क्लियर, जस्ट बिफोर अ वर्ब वी हैव टू यूज सब्जेक्ट। अगर ये हैज है तो सब्जेक्ट भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट देखिए इस आर के पहले जो सिंगुलर दिखता हो। अगर हम चेक करें, आफ्टर एन एंटायर जनरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, यही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे सिंगुलर है सर, ये तो एस लगाए टीचर्स, ये तो पेरेंट्स में एस लगाए। समझाते हैं। आफ्टर एन एंटायर जनरेशन, दिस इज द नाउन, ऑफ इज द प्रपोजिशन ओवर हियर, पेरेंट्स एंड टीचर्स इज द नाउन अगेन। तो वन थिंग इज क्लियर, ग्रामर कहता है जो प्रपोजिशन के बाद होता है दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता। ध्यान रखिए, जो प्रपोजिशन के पहले होगा यू हैव टू कंसीडर ऑलवेज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एन से ही क्लियर हो गया सिंगुलर। तो दैट्स वाई 1 प्लस आर तो कंफर्म है। और 1 प्लस आर का मतलब क्या है, 1 इज द ऑलरेडी फर्स्ट लाइन। 1 प्लस आर का मतलब है जो आर से स्टार्ट होगा दैट इज आंसर। तो आर से शुरू तो नहीं है, आर से स्टार्ट नहीं है, आर से स्टार्ट नहीं है, एक ही ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। देयर इज ओनली वन ऑप्शन। एक बार चेक करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जोड़ा है मैंने 1 प्लस आर को। तो सी इज द राइट आंसर। ये है हमारा लास्ट टाइप। 5 types have been done. This is the type 6 of ordering of words बोल सकते हैं, sentence arrangement, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा है। अब ध्यान से देखिए, इसे ऐसे समझिए। देखिए, जैसे आपके पास कुछ है, इफ यू हैव समथिंग, कुछ भी हो सकता है। पेन है, बुक है, चेयर है, टेबल है। जैसे मेरे पास कार है, आपके पास कार है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपके पास कार है तो कैसे लिखना है, यू हैव अ कार, यू हैव अ कार। तो वन थिंग इज क्लियर, इस सेंटेंस में किसका डिस्कशन हुआ बेटा, कार का डिस्कशन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि वो कार तो न्यू है, वो कार तो न्यू है, फिर से कार का डिस्कशन। तो मुझे फिर आ कार नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है, द कार इज न्यू। तो फिर से कार का डिस्कशन हुआ। तो ग्रामर कहता है अगर फर्स्ट टाइम
आप किसी की भी बात करते हैं, यू कैन यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब ए और एन का यूज हम कर सकते हैं, जो कि आ कार अपनी जगह ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइम इफ यू रिपीट सेम थिंग, है ना, इफ यू वांट टू रिपीट सेम थिंग या सेम पर्सन, अगर रिपीट कर रहे हो कार का फिर डिस्कशन कर रहे हैं, तो सेकेंड टाइम वी हैव टू यूज द आर्टिकल। तो ये मेरा रूल नहीं है, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। ये मेरा रूल नहीं, इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। फर्स्टली वी हैव टू यूज एन, सेकेंडली वी हैव टू यूज द, जब उसी वस्तु को रिपीट करते हैं तब। तो पढ़ी लिखी भाषा में क्या लिखा है? फर्स्टली वी हैव टू यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेकेंडली वी हैव टू यूज डेफिनिट प्रोनाउन। वन थिंग इज क्लियर, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन। आ जाइए यहां पर लिखा है, आपने एक कहानी सुनी होगी, यू मस्ट हैव हियर्ड इन चाइल्डहुड। एक कहानी होती है ना, एक राजा था, तो देयर वॉज अ किंग, है ना। आ किंग इज द राइट। फर्स्ट टाइम यू कैन इजीली यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन, आ किंग इज द राइट। सेकेंड टाइम इफ यू वांट टू रिपीट किंग, अगर आप सेकेंड टाइम उसी किंग को रिपीट करेंगे, यू कैन नॉट से आ किंग, तो दैट्स वाई इनकरेक्ट। वी हैव टू यूज द किंग वॉज स्ट्रॉन्ग, तो दैट्स वाई सेकेंड वन इज राइट। तो फिर से बता दें, फर्स्टली वी हैव टू यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेकेंडली वी हैव टू यूज डेफिनेट प्रोनाउन। इट्स अ नेचर ऑफ ग्रामर। या बोल दीजिए ए एन प्लस द। फर्स्टली ये हमारा फर्स्ट लाइन है, ये हमारा सेकेंड लाइन है। तो इससे अब क्या होगा, यू कैन इजीली मेक द पेयर, एक पेयर बना सकते हो। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा इसमें बदलाव है। इट इज अ सिलिकॉन चिप, ये ए आर्टिकल है, तो दिस इज द फर्स्ट लाइन, वन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, वन इज द फर्स्ट लाइन, 6 इज द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज। P, Q, R, S are scattered over here. So firstly you have to read the sentence carefully, then decide. One को पढ़ते हैं, the coming of computer sparked the need for remotely operated controls. P में है, it is a silicon chip, it is a silicon chip that is at the heart of the remote control. ये हमारा P है। उसके बाद है Q में, this produces an infrared beam which is made up electromagnetic waves. This is the Q. R है, when you press the button on the remote control the chip sets off an electronic vibrator. S है, the beam carries a coded signal such as switch on raise volume etc. 6 the code is based on binary digits. तो 1 is the first line, 6 is the last line, ये बात हम पहले से जानते हैं। आप अगर चेक करें, इसमें मुझे 2-3 चीज़ें रिपीटेड मिली है। जैसे यहाँ लिखा है आ सिलिकॉन चिप, और चिप का डिस्कशन कहाँ हुआ है, आप ध्यान से देखें। अगर हम चेक करें तो यहाँ लिखा है द चिप sets off an electronic vibrator. तो one thing is clear, we have already discussed, firstly we have to use an, secondly we have to use the article, यही था। तो पहले an आएगा, फिर the article आएगा, है ना। ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकेंड लाइन है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, आ सिलिकॉन चिप मतलब पहली लाइन, और द चिप किस में है, आर में, तो P प्लस आर का पेयर तो बन रहा है। तो किस किस ऑप्शन में P प्लस आर है? P के बाद R इसमें नहीं है, हटा दो। P के बाद R नहीं है, हटा दो। P के बाद R नहीं है, रिमूव। तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, P प्लस आर, ए इज द राइट आंसर। तो यू कैन इजिली सॉल्व, अगर छोटी छोटी अप्रोचेज आपको ध्यान रहेंगी तो। आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से मैंने इसको ऐड भी किया है। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आज सिलिकॉन चिप को जोड़ दिया, इसके साथ द चिप, मतलब हम कह सकते हैं P को ऐड किया है हमने R के साथ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक पेयर ये हो गया। और आप ध्यान से देखेंगे एन इंफ्रारेड बीम, AN वाली तो पहली लाइन होती है, तो Q पहले आएगा, और द बीम लिखा है S में, मतलब S बाद में आएगा। तो एक पेयर ये भी बन रहा है Q प्लस S का, और एक पेयर ये है कि आ कोडेड सिग्नल, मतलब S पहले,
और फिर लिखा है द कोड, मतलब 6 बाद में, तो 3 पेयर बन रहे हैं, P प्लस आर, Q प्लस एस, S प्लस 6। तो तीनों किस में अप्लाई करना है, 1 ऑप्शन ही मिल रहा है और कोई आंसर भी नहीं है। तो ध्यान रखें AN पहले होगा, द आर्टिकल बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, 1 इज द फर्स्ट लाइन ओवर हियर, नेहा डिड नॉट नो व्हाट टू डू, नहीं जानती क्या करना है। और 6 इज द लास्ट लाइन, देन शी स्लोली स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पुलिस स्टेशन नियर बाय। P Q R S आर स्कैटर्ड ओवर हियर, P में लिखा है द एनवलप फेल्ट हैवी, S में लिखा है शी हैड फाउंड एन एनवलप नियर द बस स्टैंड, R में है देयर वर पेपर्स इनसाइड, पेपर हो सकते हैं, और मनी परहैप्स, शायद पैसा भी हो, शी केप्ट वंडरिंग, उसने रखा और इधर उधर वॉन्डरिंग करने लगी, दैट शी वॉज सपोज टू डू। तो वन थिंग इज क्लियर, इसे तो पढ़ के ही कर लो, और पढ़ना भी नहीं है तो वही है कि फर्स्टली वी हैव टू यूज AN, सेकेंडली वी हैव टू यूज द आर्टिकल। आप चेक करेंगे यहाँ लिखा है द एनवलप, तो ये द आर्टिकल सेकेंड लाइन होती है, द एन एनवलप लिखा है तो ये फर्स्ट लाइन होती है, मतलब Q हमारे पहला आएगा और Q के तुरंत बाद P आएगा। ये Q है, ये P है, तो Q प्लस P का कहाँ पेयर बन रहा है, Q के बाद P इसमें नहीं है, रिमूव, Q के बाद P नहीं है, रिमूव, Q के बाद P नहीं है, रिमूव, देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, A इज द राइट आंसर, Q प्लस P एक ही ऑप्शन है, दैट्स वाई A इज द राइट आंसर। अदरवाइज इसे पढ़ के भी यू कैन इजीली सॉल्व। और यहाँ लिखा भी है द एनवलप एन, मैंने ये रेड में इसलिए किया है ताकि आप रिवीजन करें तो आप फटाक से इसके नोट्स भी बना लें कि AN पहले आएगा, द बाद में आएगा, तो Q प्लस P चाहिए, एक ही ऑप्शन है, A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है द सिंगल डिवाइस कैन हीट फ्लूइड्स विदाउट रिक्वायरिंग एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, दिस इज द वन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज, और 6 हमारी लास्ट लाइन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 1 है, ऐसे ध्यान रखना। 6 हमारी लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में क्या है, बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट देर इज नो रिस्क ऑफ फायर, सो द सिस्टम इज सुटेबल फॉर डेंजरस एनवायरमेंट्स। तो P Q R S आर स्कैटर्ड, ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये बिखरे हुए हैं। तो यू हैव टू मेक द मीनिंगफुल पैसेज। P में लिखा है अ हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर्स heat from the central cavity to an air heater, a water heater or an industrial processor. Q में लिखा है it has a container like the crank case of a car's engine which contains the fluid to be heated. और R में लिखा है कंप्रेसर, आपने सुना होगा, जो मैकेनिक होगा उसे सॉल्व कर लेगा, एंड फ्रिक्शन एट द नोजल्स heat the fluid so that the temperature in the central cavity rises steadily. S में है a motor and pulley inside the container turn a rotor wheel, जो घूमता है rotor wheel, which in turn forces the fluid again and again through narrow nozzles into a central cavity. One thing is clear, मुझे 2 चीजें यहाँ रिपीट मिली। एक तो मुझे आ कंटेनर का सुनाई दिया और फिर से कहीं द कंटेनर का डिस्कशन हुआ तो है। अगर आप चेक करें, अभी हमने पढ़ा था द कंटेनर फ्रिक्शन नोजल हीट द फ्लूइड सो दैट द टेम्परेचर इन द सेंट्रल कैविटी राइज इंस्टेंटली, द कंटेनर टर्न अ रोटर। तो ओवर हियर है द कंटेनर की बात हुई है, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, फर्स्टली वी हैव टू यूज AN, सेकेंडली वी हैव टू यूज द। तो इसमें अगर हम बात करें तो आंसर बन रहा है Q प्लस S का एक पेयर बन रहा है, क्योंकि A हमारी फर्स्ट लाइन है और S हमारी सेकंड लाइन है, तो Q प्लस S का पेयर बन रहा है। और Q के बाद S इसमें नहीं है, रिमूव, Q के बाद S रिमूव, Q के बाद S है, रुक जाते हैं 4 ऑप्शन पढ़ने, Q के बाद S नहीं है, रिमूव, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, C इज द राइट आंसर। कितना ही बड़ा पैसेज हो, थोड़ी सी अप्रोच जानते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व। एक बार यहाँ चेक करेंगे, द कंटेनर मतलब S में है, आ कंटेनर Q मतलब A वाला पहले आता है, तो Q प्लस S का पेयर बना था,
दैट्स वाई आंसर इज द सी ओवर हियर। हाँ, ये थे आपके पैराजंबल। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस या ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। अब है आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये आपका मेजर पार्ट है। कुछ कम आ रहे हैं पिछले 1-2 साल से, लेकिन इतने कम नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बिना बताए बदलाव हो सकता है, तो फटाफट इनको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले डिस्कस करना है मेरे को एंटोनिम्स कैसे कैसे एग्जाम में ईयर वाइज आया है, ये जानना बहुत ही इसेंशियल है। फर्स्टली यू हैव टू नो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। तो 2020 एनडीए फर्स्ट की बात करें तो देयर वर 10 क्वेश्चंस ओवर दिया। वहां 10 क्वेश्चन थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का 40 मार्क्स। 21 एनडीए फर्स्ट, फिर से 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स। 22 एनडीए फर्स्ट में फिर से 10 40 मार्क्स। 22 एनडीए 2 में 10 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 का होता है ना, 4 नंबर का है ना, 4 40 मार्क्स। 23 एनडीए 1 मल्टीप्लाई 4 40 मार्क्स। 23 एनडीए 2। अब यहाँ क्वेश्चन 5 हुए तो बच्चे सोच रहे हैं कि कम हो गया, अब पूछेगा नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तो ये मल्टीप्लाई 4 की करेंगे तो हो गया, ये 40 क्यों हो जाएगा, हाँ ये 40 है। 4 इंटू 5 20। 24 एनडीए फर्स्ट, फिर से 4 की मल्टीप्लाई 20 मार्क्स। और 24 एनडीए सेकेंड में फिर से 5 क्वेश्चन 4 की मल्टीप्लाई 20 मार्क्स। देयर वॉज नो क्वेश्चन इन 25 एनडीए फर्स्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है सेकंड में नहीं पूछेगा या 26 में नहीं पूछेगा। ये एंटोनिम्स का हिस्ट्री था और ये आपका सिनोनिम्स का हिस्ट्री है ना। 20 एनडीए फर्स्ट की बात करें तो 10 क्वेश्चन फिर से देखें, है ना। यहाँ भी 40 हो रहा है, 40 हो रहा है, 40 है, 40 चल रहा है, 40 10 क्वेश्चन है तो 40। अब यहाँ 20, यहाँ 0, यहाँ फिर से 20, मतलब 20 पे फिर रुक गया है ना। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 5 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 20 मार्क्स। तो ऐसा नहीं है अब कम हो रहा है तो पूछेगा नहीं, हर साल आता है पूछेगा। तो कुछ टॉप मोस्ट रिपीटेड है, रिपीटेड टॉप मोस्ट। वन थिंग इज क्लियर, एवरीबडी नोज देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ वर्ड पावर, हम कह सकते हैं। लेकिन इतना काम हम कर सकते हैं, जो रिपीटेड हैं वही बार बार पूछे जाते हैं, तो उनको हम कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड सब लोग जानते हैं, अबेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेट? टू बिकम लेस इन इंटेंसिटी और डिग्री, दिस इज द मीनिंग ऑफ अबेट, मतलब कम करना कोई चीज। अब इसका जो सिनोनिम है वो 1 और 2 दिया है, और एंटोनिम्स मैंने 1 दिया है, क्योंकि होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें कुछ ही पढ़ने हैं जो टॉप मोस्ट रिपीटेड हैं। तो अगर सिनोनिम्स की बात करें तो मॉडरेट हम कह सकते हैं टू मेक समथिंग लेस इंटेंस, और डिक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, कम करना ही रहता है। मॉडरेट भी वही होता है, टू रिड्यूस इन साइज, अमाउंट और डिग्री, कम करना या घटना, लिखा है हिंदी में। एंटोनिम्स वही है, एग्रावेट है ना, एग्रावेट टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, तो दिस इज द एंटोनिम्स ओवर हियर। यहां है अडहियर। अडहियर इसका मतलब क्या है? अडहियर कई बार वर्ड आया है, टू कंप्लाई विद रूल्स और स्टिक फर्मली टू समथिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो देर आर 2 ओवर हियर, 1 and 2। फर्स्ट वन इज कंप्लाई, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स और ऑर्डर्स, और ऑब्जर्व तो आप जानते हैं टू फॉलो करना या ओबे, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो देर आर 2 एंटोनिम्स ओवर हियर, 1 and 2 ना। पहला है कंडेम, टू स्ट्रांगली डिसअप्रूव और क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना। डिसजॉइन तो समझते हैं, सेपरेट और डिसकनेक्ट, अलग हो जाना, डिसजॉइन अलग हो जाना। तो ये आपका एंटोनिम्स हो गया। अडहियर मतलब लगाव या जुड़ाव या पालन करना, ये सिद्धांत विचार के साथ जुड़े रहना, इस तरीके से हम मीनिंग में भी देख सकते हैं। नंबर 3 है एबॉलिश ना। एबॉलिश कई बार वर्ड आया है आपके एग्जाम में, एंटोनिम्स में आया है, सिनोनिम्स में भी आया है,
ठीक है, एबॉलिश होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना। क्या है, टू ऑफिशियली एंड और डू अवे विद समथिंग। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो देर आर टू सिनोनिम्स ओवर हियर, 1 and 2। एब्रोगेट, एब्रोगेट टू ऑफिशियली कैंसिल अ लॉ और एग्रीमेंट, दिस इज द फर्स्ट सिनोनिम। नेक्स्ट है annul, टू डिक्लेयर समथिंग लीगली इनवैलिड। एंटोनिम्स की बात करें तो देर आर टू एंटोनिम्स ओवर हियर, 1 and 2। एक है सेटअप, टू क्रिएट टू अरेंज समथिंग, कोई चीज़ स्टैब्लिश कर देना। उसके बाद है, हाँ स्टैब्लिश नीचे आ गया, टू स्टार्ट और सेट ऑन फर्म बेसिस। नेक्स्ट एक्यूमेन, बहुत आया आपके एग्जाम में एक्यूमेन, और ये सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज एक्यूमेन, है ना। एक्यूमेन मतलब तेज, कुशाग्र बुद्धि वाला, है ना। द एबिलिटी टू मेक क्विक एक्यूरेट जजमेंट, शार्प इंटेलिजेंस। तो देर आर टू सिनोनिम्स ओवर हियर, 1 and 2। फर्स्ट वन इज अवेयरनेस, अवेयरनेस इसका सिनोनिम बन जाएगा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन। नेक्स्ट है ब्रिलियंस, एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस और टैलेंटेड हम कह सकते हैं, बहुत तेज दिमाग वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला। ध्यान से रखिए, वोकैब की लिमिट नहीं, ये बात सच है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ वर्ड पावर। एंटोनिम्स की कोई लिमिट नहीं है, सिनोनिम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन रिपीटेड तो पढ़े जा सकते हैं, वहीं से रिपीट होता है 95%। एंटोनिम्स की बात करें तो दे आर टू एंटोनिम्स, 1 and 2। फर्स्ट वन इज क्या है, स्टुपिडिटी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस और सेंस। और सेकंड आपका एंटोनिम्स है एग्रोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस, है ना। ये सब स्क्रीनशॉट या लिख कर रखिएगा, टॉप मोस्ट रिपीटेड, वेरी वेरी मोस्ट रिपीटेड। नेक्स्ट है अबेश, टू मेक समथिंग फील एम्ब्रेस्ड और एशम्ड, शर्मिंदा, हक्का बुक्का कर देना। अबेश वही होता है ना, शर्मिंदा। डिसकंसर्ट, टू कंफ्यूज, ये आपका सिनोनिम है ना, ऊपर आपके सिनोनिम है, नीचे आपके एंटोनिम्स है। मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, ध्यान रखिएगा। सिनोनिम क्या है, डिसकंसर्ट, टू कंफ्यूज और अनसेटल समवन, मतलब विचलित कर देना कोई चीज। एक वर्ड है रेटल, रेटल वर्ड आपने दा हिंदू पढ़ा होगा तो कई बार रिपीट होता है, रेटल। टू मेक समवन नर्वस और एंजियस, एंसियस कह सकते हैं। एंटोनिम्स अपहोल्ड हो गया, है ना, एनकरेज हो जाएगा, इम्बोल्डन हो जाएगा। तो अपहोल्ड तो समझते हैं, सपोर्ट गिव समथिंग, सपोर्ट गिव समथिंग, टू सपोर्ट और गिव समथिंग, गिव, है ना, या एनकरेजमेंट भी कह देते हैं, है ना। एनकरेज वही है, टू गिव कॉन्फिडेंस, सपोर्ट हो गया, है ना। इम्बोल्डन, टू मेक समवन मोर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है। नंबर 6 है एब्सॉल्व, बहुत बार आया आपके सिनोनिम और एंटोनिम से। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व होता है टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सिनोनिम बात करें तो पार्डन बनता है, फॉरगिव हो जाता है ना, क्षमा कर देना, समवन फॉर ऑफेंस, है ना। टू स्टॉप फीलिंग एंग्री और रिजेंटफुल टुवर्ड्स समवन। एंटोनिम्स में कंपेल हो जाएगा, कंपेल टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। एक्यूज तो आप समझते हैं, चार्ज समवन विद अ फॉल्ट और क्राइम। नेक्स्ट है एब्ज्योर, एब्ज्योर भी बहुत आया, एब्ज्योर क्या है, टू फॉर्मली गिव अप, छोड़ देना, है ना। रिजेक्ट समथिंग, है ना। सिनोनिम्स फॉरसेक जानते ही है, रिनाउंस भी होता है छोड़ देना, ठीक है, ये सिनोनिम हो जाएंगे, है ना। फॉरसेक में लिखा है ना टू लीव और गिव अप कंप्लीटली, और रिनाउंस में टू ऑफिशियली गिव अप अ बिलीफ, हैबिट और काम। एंटोनिम्स में अप्रूव हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है ना, सैंक्शन मतलब टू गिव ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है एक्सट्रीमली बैड, अनप्लीजेंट और शोइंग नो सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये वर्ड बहुत यूज होता है टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू में आपने देखा होगा। अगर आप द हिंदू पढ़ें तो कोई वर्ड ऐसा नहीं है, या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें या एडिटोरियल पढ़ें, कोई शब्द ऐसा नहीं है जो न्यू आता हो। सारे वो शब्द हैं दिन रात हमारे सामने से गुजरते हैं, लेकिन हम कहते हैं सर देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ एंटोनिम, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ सिनोनिम। ऐसा नहीं है। अगर रिपीटेड वर्ड की संख्या है, मैक्सिमम बता दें 2500 एंटोनिम्स और सिनोनिम है जो रिपीटेशन में रहते हैं, बाकी तो वर्ड्स बनते रहते हैं। तो यहां हो जाएगा डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब क्या है सिनोनिम में, डिजर्विंग, हैट्रेड और कंटेम्प्ट मतलब नफरत करना। सर्वाइवल तो क्लियर ही है, एक्सेसिवली,
है ना, obedient और submissive. एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, commendable, commendable, है ना, worthy of praise, एक है praiseworthy, डिजर्विंग प्रेज और एडमायरेशन, मतलब एडमायरेशन मतलब प्रशंसा करना, एडमायर करना, तारीफ करना. नेक्स्ट है अबाउंड. अबाउंड का मतलब है टू एग्जिस्ट इन ग्रेट क्वांटिटी, टू बी प्लेंटीफुल. प्लेंटीफुल होता है बहुत ज्यादा मात्रा किसी चीज की, है ना. फ्लोरिश, है ना, फ्लरिश है टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली. एक है प्रोलिफरेट. प्रोलिफरेट का मतलब है टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर. एंटोनिम्स में हो जाएगा डिफिशिएंट. डिफिशिएंट कमी हो जाती है, लैकिंग समथिंग, कुछ भी हो सकता है. डेस्टिट्यूट तो गरीब को ही कहते हैं, कंप्लीटली लैकिंग रिसोर्सेज. डेस्टिट्यूट कई बार आ गया, गरीब को कहते हैं ना, डेस्टिट्यूट, गरीब, सिनोनिम में आया कई बार. अबॉर्टिव तो समझते ही हैं, फॉलिंग टू प्रोड्यूस, अबॉर्ट करना, है ना. इंटेंटेड रिजल्ट या अनसक्सेस, अबॉर्ट से, अबॉर्शन से ही बना है अबॉर्ट. वेन, हैविंग नो यूजफुल, ये सिनोनिम है, हैविंग नो यूजफुल रिजल्ट्स, है ना. और अनप्रोडक्टिव, है ना, बोल सकते हैं कोई भी रिजल्ट नहीं. एंटोनिम्स हो जाएगा प्रोडक्टिव, है ना, इसका उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स प्रोडक्टिव. एक्रीमनी, एक्रीमनी होता है हर्ष साउंड, कटु शब्द, एक्रीमनी, ठीक है. हार्शनेस लिखा ही है, रफनेस इन स्पीच और बिहेवियर, ना. बिटरनेस बोल सकते हैं, एंगर, है ना. एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कर्टेसी, है ना, पोलाइट रिस्पेक्टफुल बिहेवियर. और बेनेवोलेंस का मतलब वही होता है जो दूसरों के लिए काम करता है, काइंडली लोग होते हैं ना, काइंडनेस या गुड विल बोल सकते हैं. अकॉर्ड, ना, अकॉर्ड तो गाड़ी से याद है, एग्रीमेंट, समझौता करना है. अकॉर्ड और हार्मोनी बिटवीन पीपल और ग्रुप, दो ग्रुप के बीच में. तो सिनोनिम्स हो जाएगा हार्मोनी और एग्रीमेंट, और एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्कॉर्ड, है ना, डिसएग्रीमेंट और लैक ऑफ हार्मोनी. दिस इज द एंटोनिम्स ओवर हियर. एडजंक्ट, एडजंक्ट क्या, समथिंग एडेड टू और जॉइंट विद अनदर थिंग बट नॉट एन एसेंशियल पार्ट. सिनोनिम में जॉइंट हो जाएगा कनेक्टेड और अटैच्ड टुगेदर. एडेड हो जाएगा पुट एन एडिशन टू समथिंग. एंटोनिम्स में क्या, सेपरेटेड, और क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्टेड. दोनों ही है, टेकन अवे और रिड्यूस करना. एडवर्सिटी तो बहुत बार आया, अगर हम देखें तो 10 टाइम्स हैव बीन रिपीटेड एडवर्सिटी. और हम जानते भी एडवर्सिटी कई बार हमारे सामने से गुजरता है, अ डिफिकल्ट अनप्लीजेंट सिचुएशन, हार्डशिप, है ना. सिनोनिम क्या है, मिसफॉर्च्यून, है ना. कैलेमिटी भी आता है, कैलेमिटी सीरियस डिजास्टर और ग्रेट मिसफॉर्च्यून कह सकते हैं, आपदा विपत्ति. प्रोस्पेरिटी तो समझते हैं स्टेट ऑफ वेल्थ और सक्सेस. और फॉर्च्यून गुड लक होता है ना, फेवर में जो काम होता है, स्थिति सर्कमस्टांसेस होती हैं. एडहेरेंट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स, फॉलोज और स्टिक्स फर्मली टू बिलीफ और लीडर. सिनोनिम्स क्या आ जाए, फॉलोअर, ना, सिनोनिम्स फॉलोअर हो जाएगा. अ पर्सन हु फॉलोज अनदर और दियर आइडियाज, है ना. डिसाइपल तो समझते हैं, डिसाइपल आर डिवोटेड फॉलोअर, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना, डिवोटेड हो जाना. उसके बाद क्या एंटोनिम्स हो जाएगा, राइवल, अ पर्सन कंपीटिंग विद अनदर. एडवर्सरी तो समझते हैं एन अपोनेंट, एनी, शत्रु को कहते हैं एडवर्सिटी, दुश्मन. एनिमिटी आया कई बार सिनोनिम में. नेक्स्ट एडमेंट, अनविलिंग टू चेंज वंस माइंड, फर्म एंड डिटरमाइंड. जो हटी लोग होते हैं ना, जिद्दी. स्टबर्न कई बार आया है, स्टबर्न, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस एटीट्यूड ऑफ पोजिशन. और एक होता है इनफ्लेक्सिबल, है ना, ये भी कई बार सिनोनिम में आया है, नॉट विलिंग टू बेंड और कंप्रोमाइज. एंटोनिम्स में वही है, फ्लेक्सिबल हो जाना, सॉफ्ट हो जाना, है ना, फ्लेक्सिबल हो जाना, लिखा है मीनिंग पढ़ सकते हैं. विलिंग टू चेंज और अडेप्ट, लचीला कह सकते हैं उसको हम. एडमोनिश, एडमोनिश क्या है, कई बार वर्ड है आपके इंडिया में रिपीट है, एडमोनिश, टू वार्न और स्कॉल्ड समवन, है ना, किसी को डांट फटकार लगाना. काउंसल भी हम बोल सकते हैं, टू गिव एडवाइस, गाइडेंस देना. क्रिटिसाइज, स्कॉल्ड करना, रिप्रूव. अप्रूव हो जाएगा, अपलॉड, प्रशंसा हो जाएगा इसका एंटोनिम्स में. तो दो सिनोनिम हैं, दो एंटोनिम्स हैं. ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स रिपीटेड हैं, टॉप मोस्ट रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है अले, है ना. अले तो समझते ही हैं,
कई बार पूछा भी है ये, टू रिड्यूस और काम फियर पेन। सिनोनिम्स क्या है? पैसिफाई, पैसिफाई तो समझते हैं ना, शांति को कहते हैं ना, शांत करना। टू काम समवन हु इज एंग्री और अपसेट। और सूथ क्या है? टू मेक समथिंग लेस पेनफुल। एंटोनिम्स में क्या है? एग्रेवेट, टू मेक अ प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स, है ना। एक हो जाएगा एक्साइट, टू अराउज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और एजिटेशन। एंटोनिम्स इनवर्स होता है ना। एलियन तो समझते ही हो, हमारे तो जान पहचान के होते ही नहीं, तो इसलिए तो विदेशी होते हैं एलियन, तो ऐसे याद हो गया है ना। लिखा पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, नॉट नेटिव, है ना, नॉट नेटिव, ध्यान रखिएगा। तो सिनोनिम क्या है? है ना, फॉरेनर, अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री कह सकते हैं, आउटसाइडर भी कह सकते हैं इसमें सिनोनिम में। एंटोनिम्स में नेटिव हो जाएगा और रेजिडेंट हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद है असेंड, है ना। असेंड क्या है? टू गो अप, टू मूव टू हायर पोजीशन और लेवल, है ना। सिनोनिम्स क्या है? क्लाइम, है ना, क्लाइम। क्लाइम क्या है? टू मूव अपवर्ड यूजिंग एफर्ट, है ना। एक है एस्केलेट, टू इंक्रीज और राइज रैपिडली, तेजी के साथ ना, बढ़ना। डिसेंड वही कम करना, और डिक्लाइन भी होता है, गिरावट होना, डिक्रीज और फॉल, समथिंग कुछ भी हो सकता है। ये एंटोनिम्स हैं और ये आपका सिनोनिम्स है। टॉप मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? एलिविएट, एलिविएट टू मेक पेन सफरिंग और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर। अबेट वही है कम करना, अबेट अभी ना, अवेट, अबेट वेट, ऐसे याद करो ना, अबेट वेट, वेट को तो कम करते हैं, ऐसे याद हो गया। रिलीव, रिलीव क्या है? लेसन वही है कम करना, पेन और डिस्ट्रेस को कम करना, राहत। एग्रावेट तो वही है बिगाड़ना। और एनहेंस मतलब एनहेंस द वोकेबुलरी, तो एनहेंस द वर्ड्स पावर, तो बढ़ा देना कोई चीज़, एंटोनिम्स हो गया। एल्योर, दिस पावर टू अट्रैक्ट और चार्म समवन, तो ये एल्योर तो समझते ही हैं, मन मोहक, आकर्षक कर लेना, है ना। सिनोनिम्स क्या है? एंटाइस हो जाएगा, टू अट्रैक्ट बाय ऑफरिंग प्लेजर और रिवॉर्ड। फैसिनेट, टू स्ट्रांगली अट्रैक्ट और इंटरेस्ट, मोहित करना, आकर्षित करना किसी चीज को। एंटोनिम्स में क्या है? रिपल्स हो जाएगा, टू ड्राइव बैक और डिस्गस्ट, और रिपेल, टू पुश अवे और ड्राइव बैक। नेक्स्ट क्या है? अरेन, है ना, अरेन, न्यायालय में ये शब्द यूज होता है, आपको पता है, अरेन, टू फॉर्मली एक्यूज समवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सिनोनिम्स क्या है? इंक्रिमिनेट, है ना, इंक्रिमिनेट, टू एक्यूज और शो समवन टू बी गिल्टी। इंडिक्ट या इंडाइट कहते हैं, इंडाइट, टू फॉर्मली चार्ज समवन विद क्राइम। एंटोनिम्स उल्टा हो जाएगा, एक्सक्लेपेट हो जाएगा इसका, टू क्लियर समवन फ्रॉम ब्लेम, या पार्डन भी बोल सकते हैं ना, फॉरगिव करना, क्षमा करना, पार्डन हो जाएगा। एम्पलीफायर, नाम से ही क्लियर है, एम्पलीफायर, बढ़ा देना कोई चीज, एम्पलीफाई, साउंड को बढ़ा देना, एम्पलीफाई करना। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, अमाउंट और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। सिनोनिम ऑगमेंट, ऑगमेंट भी होता है कोई चीज इंक्रीज करना, ऑगमेंट करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? टू मेक समथिंग ग्रेटर इन साइज, अमाउंट। और डीपन, डीपन हो रहा है, टू मेक मोर इंटेंस और प्रोफाउंड। लेसन तो कम होता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी सुकड़ना या डिक्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, जैसे डू नॉट का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा डोंट ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सुकुड़ना, छोटा होना, कम होना ना। एक्सियम तो समझते हैं, एक्सियम क्या होता है? सिद्धांत, है ना, कोई कहावत भी हो सकती है, स्टेटमेंट और प्रपोजिशन दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ, है ना। कोई कहावत है, मैक्सिम हो सकती है ना। एडेज, अ वेल नोन सेइंग, है ना, एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ कह सकते हैं। ट्रूइज्म, अ स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू, है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अब्सर्डिटी, बेतुकापन, ब्लंडर भी कह सकते हैं, केयरलेस, ब्लंडर। और फुलिश मिस्टेक, ब्लंडर मतलब होता है बिग मिस्टेक, मतलब बिग मिस्टेक कह सकते हैं, बड़ी भूल, ब्लंडर, है ना। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी समझते हैं बोल्डनेस, साहसी जो होते हैं, बोल्डनेस होते हैं, है ना, स्पेशली व्हेन रिस्की और शॉकिंग, है ना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा, एक तो बोल्डनेस ही हो गया, है ना, और एक करेज, है ना, द एबिलिटी टू फेस फियर और डिफिकल्टी। और एंटोनिम्स में हो जाएगा माइल्डनेस, जेंटल मॉडरेट बिहेवियर, है ना। कावर्डिस, कावर्डिस लैक ऑफ करेज, है ना,
इस तरीके से दो एंटोनिम्स दो सिनोनिम्स। मेन वर्ड ये है, इसको ध्यान रखना है, जो मेन वर्ड है ये है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑथेंटिक, ये तो ऐसी जेन्युइन रियल को कहते हैं, ट्रस्ट वर्दी को कहते हैं, इसे क्या पढ़ना, एक्यूरेट हो जाएगा, क्रेडिबल हो जाएगा सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स में क्या है, फिक्टिशियस कह सकते हैं और अनरियल, दो एंटोनिम्स हो गए, दो सिनोनिम्स हो गए, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑथेंटिक आ चुका है, आसान वर्ड है। ऑकवर्ड तो जानते ही हैं, ठीक है, लैकिंग ग्रेस स्किल्स है ना, सोशली अनकंफर्टेबल, रूड और ब्लंडरिंग दोनों ही आपके सिनोनिम हैं। और एंटोनिम्स क्या है, एड्रॉइट है ना, क्लेवर और स्किलफुल हैंडलिंग सिचुएशंस, और क्लेवर क्या हो जाएगा, क्विक टू लर्न और अंडरस्टैंड, ये दो एंटोनिम्स 10 सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक ये है बार्बरस, तो बहुत ज़्यादा आएगा, एक्सट्रीमली क्रूअल है ना, बहुत ज़्यादा निर्दयी, वायलेंट और अनसिविलाइज्ड, असभ्य लोगों को भी कहते हैं इसे हम, ठीक है, अनसिविलाइज्ड। सैवेज है ना, फियर्स, क्रूअल, वायलेंट हो जाएगा। क्रूएल, कॉजिंग पेन, सफरिंग सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स में सिविलाइज्ड हम कर सकते हैं, पोलाइट या कल्चर्ड, ह्यूमन कह सकते हैं हम। ब्लीक है ना, ब्लीक या बलीक कहते हैं इसे, बलीक, कोल्ड, ग्लूमी है ना, लैकिंग होप है ना, निराशा, कैसे डिसअपॉइंटेड हम कह सकते हैं इसमें, डिसअपॉइंटेड भी कह सकते हैं ना, बलीक है ना। ग्रीम हो जाएगा, हर्ष, ग्लूमी है ना, सीवियर कह सकते हैं। ऑस्टीरियर वही है, स्ट्रिक्ट है ना। एंटोनिम्स में ब्राइट और प्लीजेंट हो जाएगा है ना। ये है बिविचिंग है ना, बिविचिंग क्या है, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग है ना, जादुई, कोई आकर्षण करने वाला, एल्योर करना, लुभाना। चार्मिंग कहते हैं ना, हिज फेस आर सो चार्मिंग है ना, चमक वाला है ना, ये सिनोनिम्स हो गए। और रिपल्सिव क्या है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिस्गस्ट। और एक होता है रिपग्रेंट हो जाएगा है ना, रिपग्रेंट भी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव कह सकते हैं, दो एंटोनिम्स दो सिनोनिम्स। नेक्स्ट है बरोक है ना, बहुत ही अच्छा, सुंदर, सुसज्जित कह सकते हैं, बरोक है ना। हाईली ऑर्नेट है ना, एलैबोरेट और मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक डेकोरेटेड हम कह सकते हैं। सिनोनिम्स फ्लोरिड हो जाएगा, फ्लोरिड क्या है, ओवरली डेकोरेटिव और एलैबोरेट। गिल्ट क्या है, कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड। एंटोनिम्स क्या है, प्लेन, सिंपल। तो अनऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं हम इसे, विदाउट डेकोरेशन, कोई भी सजावट नहीं, विदाउट डेकोरेशन भी यूज कर सकते हैं। ब्रिटल तो कई बार आपके पेपर में है, नाजुक, वो आसानी से टूटने वाला, ब्रिटल आसानी से टूटने वाला है ना, बहुत ज्यादा नाजुक। इजीली ब्रोकन है ना, क्रैक्ड, नॉट फ्लेक्सिबल, जो लचीला नहीं होता वो टूट जाता है ना। ब्रेकेबल है ना, एबल टू बी ब्रोकन इजीली। और एक क्रिप्स है, हार्ड एंड इजीली स्नैप्ड। और एंटोनिम्स में क्या है, टफ है ना। और एंड्यूरिंग भी हो जाएगा, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ड्यूरेबल, जो बहुत लंबा चले। नंबर 6 है बैरियर है ना, बैरियर समथिंग दैट, ये तो बैरियर मतलब जो पुलिस वाले लगाते हैं, ब्लॉक कर देते, वही तो बैरियर है, और क्या है। प्रोग्रेस या कम्युनिकेशन को रोक देना है ना, बैरिकेड कर देना, ऑब्स्टिकल है ना, ये आपके सिनोनिम है। लिंक और असिस्टेंस तो आपकी हेल्प करना, ठीक है, ये एंटोनिम्स है। नेक्स्ट है बेफल है ना, टू कंफ्यूज, पजल, उलझन में डालना या हैरान कर देना। बेफल सिनोनिम्स क्या है, एस्टाउंड, टू ग्रेटली सरप्राइज और अमेज। फेज क्या है, टू डिस्टर्ब और अनसेटल मेंटली, इस तरीके से हम कह सकते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स में क्या है, फैसिलिटेट, टू मेक समथिंग ईजियर। और क्लैरिफाइड तो समझते ही हैं, टू मेक समथिंग क्लियर, कोई भी चीज़ समझ लेना। तो ऊपर आपका है सिनोनिम्स और सेकंड आपका है एंटोनिम्स है ना, ये एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है, ध्यान रखिएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट या जो भी है, टॉप मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, तो ध्यान रखिए, मेन वर्ड यही है, बाकी एंटोनिम्स सिनोनिम्स एक एक दो दो याद रख सकते हैं। ठीक है, बस्टल है ना, बहुत ज़्यादा चहल पहल, एक्साइटेड मूवमेंट और नॉइज, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो जाना, चारों तरफ आवाज़ें आना, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर कमोशन, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और नॉइजी डिस्टर्बेंस। और एक है ट्यूमल्ट, अ लाउड कन्फ्यूज डिस्टर्बेंस। एंटोनिम्स क्या है, स्लोनेस, लैक ऑफ स्पीड और एक्टिविटी है ना। क्वेट क्या है, काम और फ्री फ्रॉम नॉइज, शांति, एकदम शांत। क्वाइट, क्विट नहीं होगा, क्वाइट होगा, कोई बात नहीं। बैरन तो समझते ही हैं,
कितनी बार एग्जाम में बैरन, बंजर भूमि को कहते हैं बैरन, है ना, जहाँ कहीं कुछ मिले ना। नॉट एबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स, क्रॉप्स, रिजल्ट्स एम्प्टी, ऑल लाइफलेस कह सकते हैं हम। सिनोनिम्स हो जाएगा डिसोलेट, एम्प्टी, बली को विदाउट लाइफ, है ना। स्टेराइल हो जाएगा, स्टेराइल हो गया अनेबल टू प्रोड्यूस और क्रिएट, है ना। एंटोनिम्स में डैम्प हो जाएगा स्लाइटली वेट और मॉइस्ट, और फर्टाइल वही उपजाऊ को कहते हैं, फर्टाइल, है ना, उपजाऊ। तो इसका एंटोनिम्स हो गया इनवर्स में। बॉडी से ही क्लियर है, बॉडी अश्लील, डीलिंग विद सेक्सुअल मैटर्स इन अ रूड और ह्यूमरस वे, है ना, कह सकते हैं एरोटिक कह सकते हैं, रिलेटिव सेक्सुअल डिजायर, और कोर्स हो जाएगा रूड और बल्गर इन स्पीच ऑफ बिहेवियर। एंटोनिम्स डिसेंट और मॉरल में आ जाएगा, है ना, एंटोनिम्स उल्टा होता है ना, तो डिसेंट मॉरल में हो जाएगा ना। बाइंड, है ना, फास्ट एंड प्लेस समवन डिफिकल्ट सिचुएशन, बांधना, टू टाई, है ना, बांध देना, है ना। तो क्या बन जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। प्रेडिकमेंट हो जाएगा, तो डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, एंटोनिम्स हो जाएगा रिलीज, मुक्त कर देना, टू फ्री और लेट गो, जाने दो। नेक्स्ट है बेटी, है ना, स्लाइटली क्रेजी और फुलिश, बेटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंसैन, इंसैन सिनोनिम हो गया मेंटली इल, एक्सट्रीमली फुलिश, या सिली, लैकिंग सेंस ऑफ जजमेंट। एंटोनिम्स में सैन, मेंटली साउंड और सेंसिबल कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, बेनिवोलेंट, ना, काइंड, जनरस, दयालुता, ना, विलिंग टू हेल्प अदर्स, जो दूसरे लोगों की मदद करता हो, इस तरीके से। सिनोनिम्स हो जाएगा बिनाइन, बिनाइन वर्ड तो बहुत आता है, काइंड, जेंटल नेचर, बिनाइन, जनरस भी वही होता है। और एंटोनिम्स में क्या है, मेलेवोलेंट, विशिंग हार्म, इविल टू अदर्स, दूसरे का नुकसान करना, और माइजरली तो समझते हैं स्पेंड और शेयर, कंजूस को कहते हैं माइजर पर्सन। बीफॉग्ड, बीफॉग्ड भी बहुत है आपके एग्जाम में, बीफॉग्ड, कंफ्यूज्ड और अनेबल टू थिंक क्लियरली, अनेबल टू थिंक क्लियरली, है ना, बीफॉग्ड, भ्रमित, उलझा हुआ चारों तरफ, है ना। तो क्या बन जाएगा, एक तो है बी क्लाउड, बी क्लाउड है टू कंफ्यूज, टू मेक अनक्लियर, धुंधला, है ना, डिम तो समझते ही है, धुंधला, नॉट क्लियर, लैकिंग ब्राइटनेस, क्लियरिटी। एंटोनिम्स हो गया क्लियर हेडेड, एबल टू थिंक क्लियरली, सेंसिबल कह सकते हैं, उल्टा हो जाएगा। अनक्लाउड उसी का उल्टा हो गया, टू क्लियर कंफ्यूजन, टू मेक क्लियर, उसी का इनवर्स हो गया एंटोनिम्स। बेस, मॉरली लॉ मीन और विदाउट डिग्निटी, कहते हैं नीच, बेस मतलब मीन्स पर्सन को कहते हैं नीच, घटिया व्यक्ति। देखिए फिर से मैं बता दूं, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ वर्क, है, ये बात सच है, लेकिन आप ये बात अगर बोलकर छोड़ दें वर्ड्स पावर को, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि रिपीटेड वर्ड्स ही तो आते हैं, है ना। तो बल्गर हो जाएगा लैकिंग रिफाइनमेंट और गुड टेस्ट, है ना। कोर्स हो जाएगा रूड और अनरिफाइंड इन मैनर और लैंग्वेजेस। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, समिट, द हाईएस्ट पॉइंट, पीक, नोबल, हैविंग हाई मॉरल क्वालिटीज, एंटोनिम्स हो जाएगा। बिनाइन में काइंड, जेंटल और नॉट हार्मफुल कह सकते हैं, बिनाइन तो हम पढ़ चुके हैं पहले, फेवरेबल, है ना, फ्रेंडली कह सकते हैं, सिनोनिम हो गया। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, मैग्रेंट हो जाएगा, है ना, क्रूएल, कॉजिंग पेन और सफरिंग कह सकते हैं, हार्मफुल, है ना, इसका मीनिंग हो सकता है एंटोनिम्स में। बिजी तो आप जानते ही हैं यार, एंगेज है ना किसी काम में, एक्टिव हो जाएगा ये एंटोनिम्स में, आइडियल हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, इसमें क्या पढ़ना। बलीक फिर आ गया, वही है, ग्लूमी, उदासीन या डिसअपॉइंटेड कह सकते हैं हम, लैकिंग ऑफ होप, है ना, ऑस्टीरियर, ब्लैक, ये आपका सिनोनिम है। और एंटोनिम्स में ब्राइट हो जाएगा, चीयरफुल, हैप्पी और पॉजिटिव कह सकते हैं एंटोनिम्स में। बोल्ड, अब साहसी को कहते हैं, निडर, जो कभी ना डरे, अभी तो पढ़ा था, बोल्ड ना, विलिंग टू टेक रिस्क, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस, ना। एडवेंचरस तो क्लियर है, एडवेंचरस कहाँ चला गया, इधर आओ भाई, एडवेंचरस हो जाएगा, ठीक है। विलिंग टू टेक रिस्क और ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस। एंटोनिम्स में टिमिड, कायर को कहते हैं, डरपोक को टिमिड, है ना, कई बार वर्ड आया भी है ना। बोइस्ट्रस, बोइस्ट्रस तो वही होता है बेकाबू, है ना, बहुत ज्यादा हुल्लड़बाजी हम कह सकते हैं इसे। नोइजी, एनर्जेटिक एंड लैकिंग रेस्टोरेंट कह सकते हैं। सिनोनिम्स में हो जाएगा क्लैमरस, लाउड और डिमांडिंग अटेंशन, राउडी एंड नॉइज एंड डिसऑर्डरली। एंटोनिम्स में क्या है,
प्लेसिड, काम, पीसफुल, और काम हो जाएगा फ्री फ्रॉम एक्साइटमेंट और डिस्टर्बेंस कह सकते हैं हम। ब्लंट, नो शार्प, है ना, कभी कभी कह सकते हैं हम इसे साफ साफ भी कह सकते हैं, और संवेदनशील, असंवेदनशील भी कह सकते हैं। रूड, डायरेक्ट मैनर, स्पीकिंग इन अ रूड और डायरेक्ट मैनर भी कह सकते हैं। डल हम कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनसेंसिटिव बिल्कुल ठीक है, सिनोनिम बनेगा। और एंटोनिम्स में कीन हो जाएगा, तेज निगाह वाला। शार्प हो सकता है, क्विक माइंड वाला, शार्पनेस कह सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड है कैलस, इमोशनली हार्ड और शोइंग नो सिंपैथी। ये वर्ड बहुत आया आपके एग्जाम में, कैलस। और हो सकता है आपके लिए नया हो सकता है नया ना हो सकता है द हिंदू में आया हो, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा हो। तो मैं ये नहीं कह रहा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, द हिंदू पढ़ लो, मैं कह रहा हूं यू विल हैव टू फिनिश प्रीवियस, पीवाईक्यू कर लो, कुछ नहीं करना वो कैब में। क्या हो जाएगा? एब्ड्यूरेट, स्टबर्न, स्टबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज हार्ड, हेटेड, हटी कह सकते हैं हम। अनफीलिंग, लैकिंग सिंपैथी और सेंसिटिविटी कह सकते हैं। एंटोनिम्स में क्या जाएगा? कंपेशनेट, है ना, शोइंग सिंपैथी और कंसर्न कह सकते हैं। टेंडर, जेंटल, केयरिंग कह सकते हैं। काइंडनेस कह सकते हैं इसमें एंटोनिम्स में। उसके बाद है कैप, ये तो आप जानते हैं, कैपेबल, इसमें क्या करना है? कैपेबल, है ना, हैविंग द एबिलिटी, स्किल और पावर टू डू समथिंग। कॉम्पिटेंट, हैविंग नेसेसरी एबिलिटी और स्किल, और एबल क्या? हैविंग द पावर और मीन्स टू डू समथिंग। ये आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? इनकम्पिटेंट, ना, इनकम्पिटेंट कह सकते हैं हम, लैकिंग एबिलिटी और स्किल। और इनेप्ट हो जाएगा शोइंग नो स्किल और जजमेंट कह सकते हैं। एक है कैलेमिटी, ये बहुत आया। कैलेमिटी एक विपता, डिजास्टर को कहते हैं, आपदा को कहते हैं कैलेमिटी, आपदा को। क्या लिखा है? अ सीरियस डिजास्टर और ग्रेट मिसफॉर्च्यून कह सकते हैं। एडवर्सिटी में क्या आ जाएगा, है ना, सिनोनिम है एडवर्सिटी, डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। मिसफॉर्च्यून में बैड लक, अनफॉर्चुनेट इवेंट कह सकते हैं। और एंटोनिम्स में फॉर्च्यून हो जाएगा गुड लक और प्रोस्पेरिटी, सौभाग्य या बहुत धनी कह सकते हैं हम इस तरीके से। उसके बाद है कैलकुलेटिंग, क्लेवर और डिसऑनेस्ट, डन टू गेट एन एडवांटेज। तो कैनी वर्ड एक तो हो गया, है ना, सिनोनिम में। कैनी वर्ड मतलब क्लेवर, चालाक को कहते हैं, क्लेवर एंड कॉशियस इन गेनिंग एडवांटेज। और एक डीवियस वर्ड है यूजिंग डिसीटफुल और इनडायरेक्ट मेथड्स। और एंटोनिम्स में आर्टलेस हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मेन वर्ड यही है बेटा, मेन वर्ड ये याद रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। इसके पहले हमने ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये 80 मार्क्स तक जाते हैं, 40 to 80 मार्क्स। और ये आपकी वर्ड पावर चली, इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, ध्यान रखिएगा। उसका कैलमनी हो जाएगा, अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड टू डैमेज समवन रेपुटेशन, किसी को बदनाम करना, झूठा आरोप लगा देना। तो क्या हो जाएगा? डिफेमेशन तो क्लियर है, डिफेम करना, है ना। एस्पर्शन भी कह सकते हैं, डैमेजिंग फॉल्स रिमार्क। और एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? कमेंडेशन, है ना, प्रेज फॉर गुड, उल्टा हो जाएगा ना। और प्रेज समझते हैं एडमायर करना, है ना, एडमायरेशन, किसी की तारीफ करना। कैप्टिविटी है द स्टेट ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड, और कन्फाइंड हम कह सकते हैं कैद या किसी को बंदी बनाना, है ना। इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा आपका सिनोनिम, द स्टेट ऑफ बीइंग कैप्ट इन प्रिजन। और कन्फाइनमेंट भी है द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्ट्रिक्टेड और एनक्लोज्ड कह सकते हैं हम। एंटोनिम्स में फ्रीडम और लिबर्टी आ जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है एंटोनिम्स। कैप्टिवेट, है ना, ये तो आप जानते हैं कैप्टिवेट क्या है। अट्रैक्ट एंड होल्ड द अटेंशन, इंटरेस्ट कंप्लीटली। चार्म, टू प्लीज, अट्रैक्ट ग्रेटली। फैसिनेट, टू होल्ड इंटेंस इंटरेस्ट कर देंगे हम। और एंटोनिम्स क्या है? डिसल्यूजन कह सकते हैं हम, भ्रम कह सकते हैं। और ऑफेंड तो आप समझते ही हैं, टू कॉज डिस प्लेजर और रिजेंटमेंट। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने सुने हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने नहीं सुने हैं। तो आपको कोशिश करना है कि रिपीटेड वर्ड पढ़े। रिपीटेड मतलब पीवाईक्यू, है ना,
ध्यान ना, इफ यू वांट टू क्रैक एनडीए या एनी एग्जाम यू विल हैव टू सॉल्व पीवाईक्यू, और कोई रास्ता नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक है चेस्ट, मॉरली प्योर, फ्री फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी हम बोल सकते हैं ना, वर्चुअस, हैविंग हाईली मॉरल स्टैंडर्ड्स, और प्योर तो समझते हैं फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन और इमोरलिटी। और सलिड वर्ड एंटोनिम्स में आ जाएगा। सलिड क्या है? डर्टी को कहते हैं। लस्टफुल तो लुभाना होता है, हैविंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, तो ये आपके वर्ड्स थे। तो आज हमारे लगभग 3 टॉपिक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स टॉप मोस्ट रिपीटेड है, और ये A4 एस पर संकल्प सीरीज का 2.0 है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।